मेरे पापा ने देखा कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मेरे सिर्फ 751 मार्क्स आए हैं और वे बहुत गुस्से में थे। इसलिए उन्होंने माऊ में लड़कियों के एक स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। हाथ में एडमिशन लेटर लिए मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रहा था। अभी से ही मैं सोच पा रहा था कि मेरे हाई स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर सोचा क्या इसमें कोई खुशी की बात भी है। चाहे कोई शांत सीनियर हो या कोई सन की लड़की, क्या वे सब मेरे चुनने के लिए वहां नहीं होंगी। हो सकता है कि मेरा कमरा किसी सीनियर के कमरे के ठीक सामने हो। हालांकि इस समय मुझे असल समस्या का एहसास नहीं हुआ था। लड़कियों से भरे स्कूल में मैं वॉशरूम कैसे इस्तेमाल करूंगा। यूनिवर्सिटी लाइफ की चाहत लिए जब मैं स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ और लड़कियों की ढेरों उत्सुक नजरें मुझ पर टिकी थीं, तो मेरे दिल से एक बेबस आह निकल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़कियों के स्कूल में मेरे एडमिशन की खबर इंटरनेट पर इतनी चर्चा का विषय बन जाएगी। इससे यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों के माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्हें डर था कि मैं उनकी प्यारी बेटियों को बहला फुसला ले जाऊंगा। आखिरकार पूरा स्कूल लड़कियों का है और अचानक एक लड़का वहां आ जाए। और जवानी में लोग अक्सर बिना सोचे समझे काम कर बैठते हैं, अगर सच में कुछ हो गया तो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं नेशनल टॉपर हूँ तो सबका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी बेटियों से कहना शुरू कर दिया कि भले ही वे टर्म के आखिर में क्लास में फेल हो जाए, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में ये चेन को अपना बनाना ही है। इस समय फ्रेशमैन रिसेप्शन पॉइंट पर कई लड़कियां आपस में बहस करने लगी थी। लिन वेनर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह जूनियर मेरा है। हम ऐसा तो नहीं है कि जो भी यहाँ सबसे पहले जूनियर को क्लेम करने का मौका मिलता है। बस इंतजार करो और देखो, मैं पक्का इस पूरे स्कूल में बॉयफ्रेंड ढूंढने वाली पहली लड़की होंगी। लेकिन तभी इस अफरा तफरी वाले माहौल में एक आवाज आई, स्टूडेंट्स, ये सब शोर शराबा क्यों है? तुम्हारी इज्जत कहाँ है? अभी जो औरत बोल रही थी उसका नाम वेन टिंग शिन है। वह इस लड़कियों की एकेडमी की एकेडमिक एडवाइजर है। आज सुबह सुबह उसे प्रिंसिपल से अचानक एक असाइनमेंट मिला जिसमें उसे स्कूल के इकलौते मेन स्टूडेंट येन का वेलकम करने के लिए कहा गया था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि एक ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी में सच में एक मेल स्टूडेंट एनरोल हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल ने उसे सीरियसली बताया कि या चैन नेशनल वैलिडिक्टोरियन है। उसके यहाँ एनरोल होने की खबर पहले ही पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। इस मामले का असर बहुत बड़ा है, तुम्हें इसे बहुत सीरियसली हैंडल करना होगा। इस समय मैंने अभी अभी कैंपस में कदम रखा था। मुझे लगा था कि मेरा सामान उठाने में मदद करने के लिए दर्जनों सीनियर्स मुझे घेर लेंगे। किसने सोचा होगा कि एक भी आदमी आगे नहीं आएगा। इससे मुझे खुद पर शक होने लगा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। हाई स्कूल में मैं स्कूल का जाना माना छोटा सफेद ड्रैगन था। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि कई फीमेल स्टूडेंट्स मुझे देखते ही पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाती थी। वे दौड़कर मेरे पास आकर मेरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांगने के लिए मरी जा रही थी। लेकिन फिर उन्हें काउंसलर की पहले दी गई सख्त चेतावनी याद आई कि जो कोई भी आगे बढ़कर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा उसे एकेडमिक डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक करके वे सब बेमन से पीछे हट गए। काउंसलर वेंटिंग शिन ने स्टूडेंट्स की चाहत भरी आंखों को देखा और उन्हें गुस्से से घूरा। तुम्हारी लड़कियां, क्या तुम थोड़ी तहजीब नहीं रख सकती? लेकिन असल में वह हंसने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने खुद भी ऐसा कुछ अनुभव किया था। बस अब एक काउंसलर के तौर पर उसे सीधा चेहरा रखना था। उसके ठीक बाद वह धीरे से मुड़ी और मेरी तरफ आई। नमस्ते, तुम्हारी स्टूडेंट येन है ना? मेरा नाम वेन टिंग शिन है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आपकी एकेडमिक एडवाइजर रहूंगी। आज आपका स्वागत करने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि हालात कुछ अलग है, इसलिए एनरोलमेंट प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। कोई जल्दी नहीं है। पहले मैं आपको आपकी डॉर्मेट्री ले चलती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल तुरंत खुशी से भर गया। उन्होंने कहा, हम डॉर्म जा रहे हैं और ऑल गर्ल्स एकेडमी में पक्का मेल डॉर्मेट्री बिल्डिंग नहीं होगी। क्या इसका मतलब है कि मैं सच में गर्ल्स के सामने रहूंगी? तो मैंने धीरे से जवाब दिया। रास्ते में मिस थेनटैम ने मुझसे बहुत नेचुरली बात की। पहले उन्होंने स्कूल की हिस्ट्री बताई, फिर आखिर में उन्होंने डॉर्मेट्री वाली बात का जिक्र किया जिसका मुझे इंतजार था। हाँ, आप जानती हैं कि आपके अलावा पूरा स्कूल फीमेल है, इसलिए डॉर्मेट्री का इंतजाम थोड़ा जल्दबाजी में किया गया था। हम आपके रहने के लिए सिर्फ एक स्टोरेज रूम अलग रख सकते थे। क्या आपको ये मंजूर है? ये सुनकर मेरा दिल तुरंत आधा जम गया, लेकिन मुझे फिर भी पोलाइट एक्सप्रेशन बनाए रखना था। ओह, कोई बात नहीं मिस वेन, असल में मुझे लगता है कि अकेले रहना काफी अच्छा है। मिस थेनटैम मुस्कुराई और सिर हिलाया। मेरे अच्छे व्यवहार से बहुत खुश लग रही थी और उन्होंने फिर से मेरे चेहरे की तरफ देखा। हम गला साफ करती है, आप अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा हैंडसम है। उस पल उनकी आंखें शरारत से इधर उधर घूमी। वाई चेन, वैसे आप हमारे स्कूल के पहले मेल स्टूडेंट हैं। कई सीनियर
और जूनियर अभी भी सिंगल है। आपका आइडियल टाइप कैसा है? मिस को देखकर थिन टैम के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह गपशप कर रही हैं। मैं मन ही मन शिकायत किए बिना नहीं रह सका। हे भगवान, कोई टीचर इतनी दखल देने वाली कैसे हो सकती है? और ऐसा लग रहा है कि वह असल में मुझे डेट करने के लिए बढ़ावा दे रही है। लेकिन बाहर से मैंने गंभीरता से जवाब दिया, मिस वैन, मैं अभी डेट नहीं करना चाहता, मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। मेरा जवाब सुनकर एडवाइजर एक पल के लिए हैरान रह गए। ये जानना कि आप परफेक्ट स्कोर के साथ नेशनल वैलेडिक्टोरियन हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं, उम्मीद के मुताबिक ही था। लेकिन अगर आप सच में पढ़ना चाहते थे तो आप यहाँ क्यों आए? वाह, या पिंग यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? लगता है ये जूनियर उतना मासूम नहीं है जितना दिखता है। उसी समय रिसेप्शन पॉइंट पर लिन वानर और सू याओ जैसे दूसरे सीनियर्स ने देखा कि मिस थिन टैम मुझे ले जा रहे हैं। तुरंत उनका मूड खराब हो गया। इस जूनियर के करीब आने के लिए उन्हें फ्रेशमैन ओरिएंटेशन वॉलंटियर के तौर पर जगह पाने के लिए बहुत से लोगों से कड़ी टक्कर लेनी पड़ी थी, और फिर भी मिस थिन टैम ने उनके लिए सब कुछ खराब कर दिया। इस समय कई लड़कियों के मन में यही बात थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एडवाइजर हद कर रही है, बस मेरे मेल गॉड को ऐसे ही ले जा रही है। मैं तो अभी भी उसका बैग उठाने में मदद करना चाहती थी। हम कितनी बेशर्म है, वह कब से तुम्हारा मेल गॉड हो गया? जूनियर येन तो साफ तौर पर मेरा मेल गॉड है। मैंने तो पहले उससे आंखें भी मिलाई थी। लिन वानर ने उन्हें बहस करते देखा और तिरस्कार भरी ठंडी हम्फ की आवाज निकाली। तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम जूनियर के लिए मुझसे मुकाबला कर सकती हो? ये सुनकर सू याओ आगे बढ़ी और तंज कसा, अरे लिन वानर, तुम्हें किस बात का इतना घमंड है, जैसे तुम कोई बहुत खास हो। ये सुनकर लिन वानर ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन जब उसने दूसरी लड़की की साधारण काया देखी तो उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। हाँ हाँ हाँ, तुम सबसे अच्छी हो। लेकिन उस शरीर के साथ इस टिप्पणी पर सू याओ का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और रोने ही वाली थी। तब तक एडवाइजर मुझे डॉर्मेट्री बिल्डिंग के नीचे ले आई थी। यूचेन, तुम्हारा कमरा बिल्डिंग 2 जोन बी में है, चलो वहाँ चलते हैं। आगे लड़कियों को लगातार आते जाते देखकर मेरे मन में अचानक पुराना शक जागा। भले ही मेरा कमरा पहले एक स्टोरेज यूनिट था, लेकिन लगता है कि ये अभी भी लड़कियों के हॉस्टल के अंदर ही है, और मेरा शक जल्द ही सच साबित हुआ। मिस थिन टैम मुझे सीधे अंदर ले गयी। हॉस्टल के कॉरिडोर में कपड़े सुखा रही लड़कियों का एक ग्रुप मुझे और एडवाइजर को अंदर आते देख वहीं जम गया। कुछ ही सेकंड बाद पूरे इलाके में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। लड़कियां हड़बड़ी में अपने कमरों की ओर भागने लगी। फर्श पर रंग बिरंगे कपड़े बिखरे पड़े थे। काउंसलर थिन टैम ने झिझकते हुए कहा, इस पहली मंजिल पर ज्यादातर नए छात्र फ्रेशमैन रहते हैं, अभी उनकी चिंता न करें। आपका कमरा इस कॉरिडोर के आखिर में है। मैंने सिर हिलाया, फिर अपना सूटकेस खींचा और तेजी से आगे बढ़ गया। हमारे जाने के बाद लड़कियां एक एक करके अपने दरवाजों से झांकने लगी। उनकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी। हे भगवान, यहाँ लड़का कैसे आ गया? मैंने तो कैमिसोल और शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसने सब देख लिया। ये तो कुछ भी नहीं है। उसने तो मेरा अंडरवियर भी देख लिया। लेकिन वो कितना हैंडसम है। क्या वो हमारे साथ यही रहेगा? अपने दरवाजे के सामने पहुंचकर मिस थिन टैम धीरे से बोली, यूचेन, मैं अंदर नहीं आऊंगी, तुम खुद देख लो। अगर कोई बात हो तो बेझक मुझसे संपर्क करना। जब मैं अंदर गया तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। कमरा धूप से भरा हुआ, बड़ा और बहुत साफ सुथरा था। इससे मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया। हालांकि जैसे ही मैं अपनी पसीने से भीगी टी शर्ट बदलने वाला था, मुझे उस शांत कमरे में कुछ चरमराहट की आवाज सुनाई दी। मेरे चेहरे के भाव बदल गए। मैंने जल्दी से पास की डेस्क की ओर देखा और पाया कि एक छोटी सी लड़की डेस्क के नीचे छिपी हुई है। उसका चेहरा बहुत शर्मिंदा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो झांकने में इतनी मग्न थी कि गलती से दराज से टकरा गई थी। क्या तुम बाहर नहीं आओगी? मैंने गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आते ही किसी परवर्ट अजीब हरकतें करने वाले से सामना होगा। मेरी सख्त नजर का सामना करते हुए उस लड़की की वहाँ एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वो जल्दी से बाहर भागी। माफ करना लड़के, भगवान, मुझे सच में बहुत अफसोस है। भागते हुए वो डॉर्मेट्री मैनेजर से टकरा गई जो उधर ही आ रहे थे। मैनेजर ट्रॉन्ग ने ये सब देखा और तुरंत समझ गए। अरे तुम वही लड़के हो ना जो अभी अभी यहाँ रहने आए हो? तुम सच में बहुत हैंडसम हो। तभी तो बिल्डिंग 2 की लड़कियां मुझसे एक्स्ट्रा चाबियां मांगती रहती थी। ये सुनकर मेरे दिल में अचानक एक बुरा एहसास हुआ। लेकिन मैनेजर ट्रॉन्ग की अगली बात सुनकर तो मैं जैसे गिर
गिर ही पड़ा। हाँ, वही लड़कियां थीं जिन्होंने मुझसे ये सारी चाबियां मांगी थी। तुम लड़कियां अब बाहर आ जाओ। उनके इतना कहते ही वार्डरोब, बाथरूम, सोफे के पीछे और हर कोने से लड़कियों की भीड़ बाहर निकल आई। मिस स्ट्रॉन्ग, आप बहुत बुरी है। हमने अभी ठीक से देखा भी नहीं था और आपने हमें पकड़वा दिया। बिल्कुल, उस हैंडसम लड़के के एब्स कितने जबरदस्त लग रहे थे। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। सिर्फ 12 स्क्वायर मीटर के डॉर्मेट्री रूम से 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां बाहर निकल आई। अचानक मुझे लगा कि इन लड़कियों के साथ एक ही बिल्डिंग में रहना किसी प्रलय से कम नहीं है। समस्या ये नहीं है कि उन्हें मुझसे सावधान रहने की जरूरत है, बल्कि मुझे हर पल उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब बाहर आ जाओ। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक लड़के का लड़कियों के डॉर्म में रहने आने का यह नजारा फिल्माकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया था और इसने तुरंत लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी थी। इसी बीच राजधानी के एक आलीशान अपार्टमेंट में लोलिता ड्रेस पहने एक युवा लड़की एक गुड़िया को गले लगाए हुए थी। खिड़की के सहारे खड़ी होकर फोन चलाती हुई उसके घुटने से ऊपर तक आने वाले काले मोजे पहने लंबे और सुडौल पैर धीरे धीरे हिल रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि माडो गर्ल्स एकेडमी की जूनियर लिंग यू आ थी, जो देश की एक मशहूर ए लिस्ट सेलिब्रिटी और अनगिनत फैंस के दिलों की धड़कन थी। कहा जाता है कि वो एक अनुभवी कॉस्प्लेयर भी है। उसके कॉस्प्ले का मतलब है हर स्टाइल में अनगिनत रूप। लेकिन अफसोस की बात है कि अपने डेब्यू के बाद से उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई कॉस्प्ले फोटो सेट जारी नहीं किया। ये उसके फैंस के लिए एक बड़ा अफसोस का विषय बन गया है। तभी उसकी मैनेजर हैरानी से बोली, आज की हॉट सर्च देखो, तुम्हारे स्कूल में एक बहुत हैंडसम लड़का आया है। ये सुनकर लिंग यू को तुरंत दिलचस्पी हुई। उसने जल्दी से उसे देखने के लिए खोला। अच्छे लुक्स की शौकीन होने के नाते उसकी आंखें चमक उठी। जूनियर यी चैन कितना हैंडसम है, मैं तो फिदा हो गई। मुझे उससे जान पहचान करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। फिर उसके पतले हाथों ने तेजी से स्क्रीन पर स्वाइप किया। ये जूनियर कितना जबरदस्त हैंडसम है, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे प्यार हो गया है। जैसे ही उसकी पोस्ट लाइव हुई, अनगिनत पुरुष फैंस के दिल एक पल में टूट गए। अरे नहीं, मेरी गॉडेस किसी और को कैसे पसंद कर सकती है, कितना बुरा लग रहा है। वो लड़का यी चैन, वो नाम दिल में डाल गया। मुझे उसे मौत की लड़ाई के लिए चैलेंज करना होगा। यह स्टेटस अपडेट देखकर मैनेजर ने झुंझलाहट में सिर हिलाया। मेरी प्यारी यंग लेडी, तुमने हमसे बिना बात किए ऐसा पोस्ट क्यों किया? ऐसा करने से तुम अपने फैंस खो दोगी। लेकिन लिंग यू को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, अगर वे चले गए तो चले गए। वे पुरुष फैंस वैसे भी हमेशा बहुत शोर मचाते रहते हैं। मैं उनकी गॉडेस बनना भी नहीं चाहती। यह सुनकर मैनेजर पूरी तरह बेबस हो गया, लेकिन वह और कुछ नहीं कह सका। आखिरकार यह यंग लेडी ऐसी नहीं थी जिसे नाराज करने का जोखिम उठाया जा सके। स्टार लिंग यू अभी भी अपने फोन पर वीडियो देखने में मगन थी। वह हंसी और खुद से बुदबुदाई, अरे मिस्टर, आप सच में बहुत हैंडसम है। इस बीच मुझे इस हंगामे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन अजीब लड़कियों और गपशप करने वाली मैनेजर को अपने कमरे से बाहर भेजने के बाद घर पर मेरे पापा का फोन आया था। अरे बेटा, क्या तुम स्कूल पहुंच गए? पापा की चिंता पर मैंने चिढ़ते हुए जवाब दिया, आपको अभी भी मुझसे यह पूछने की हिम्मत कैसे हो रही है? मेरे एप्लीकेशन को चुपके से बदलना तो एक बात थी, लेकिन मुझे इस लड़कियों के स्कूल में भेजना। अपने बेटे की शिकायत सुनकर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे बेटा, ये परिवार में वंश आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ तुम ही तो हो। अगर मैंने तुम्हें इतने सालों से अकेले रहते हुए न देखा होता तो क्या मैं तुम्हारे एप्लीकेशन को चुपके से बदलने की जहमत उठाता? खैर, अब मुझसे बहस मत करो। जब तुम नए साल पर घर आओ तो मेरे लिए बहू साथ लेकर आना, समझे? हाथ में कटे हुए फोन को देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। धत तेरे की, अगर मुझे पापा के भारी भरकम मुक्कों से डर न लगता तो मैं कभी इसके लिए राजी नहीं होता। कमरा साफ करने के बाद मुझे अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे कमरे के बाथरूम में टॉयलेट ही नहीं था। मुझे पब्लिक टॉयलेट खोजने के लिए उदास मन से कमरा A3000 से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन काफी दूर तक घूमने के बाद मुझे पता चला कि वे सभी महिलाओं के टॉयलेट थे। इससे मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पुरुषों के लिए एक भी टॉयलेट न हो? इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ा और अपनी खोज जारी रखनी पड़ी। मैंने एक एक करके हर बिल्डिंग में तलाशी ली। बिल्डिंग 1, 2, 15वीं बिल्डिंग तक पहुँचने के बाद भी मुझे सिर्फ महिलाओं के टॉयलेट के साइन ही दिखे। मैं सचमुच परेशान हो गया था। इस मजबूरी वाली स्थिति में मैं बस आंखें बंद करके ढूंढता रहा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, गलती से किसी से टकरा गया। ऊपर देखा तो वो कोई और नहीं, मेरी एडवाइजर मिस थिन टैम थी। मिस वैन, मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मैं टॉयलेट खोजने की इतनी जल्दी में था कि ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मिस थिन टैम मुझे देखकर थोड़ी हैरान रह गई। फिर मेरी परेशानी सुनकर उन्होंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, असल में मैं तुम्हें पहले बताना भूल गई थी क्योंकि यह सब अचानक हुआ। स्कूल के पास सिर्फ
सिर्फ तुम्हारे रहने की व्यवस्था करने का ही समय था। उन्होंने अभी तक पुरुषों के टॉयलेट के बारे में नहीं सोचा है, इसलिए फिलहाल तुम्हें महिलाओं के टॉयलेट का ही इस्तेमाल करना होगा। मेरे अविश्वास भरे चेहरे को देखकर मिस थिन टैम और भी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से मुझे भरोसा दिलाया, येन चिंता मत करो, मैं सीधे प्रिंसिपल को इसकी रिपोर्ट करूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। ये शब्द सुनकर मुझे बहुत बेबस महसूस हुआ, लेकिन फिर सोचा यह लड़कियों का स्कूल है तो ऐसी अजीब बातें तो होती ही है। इसके अलावा मिस थिन टैम ने वादा किया था कि वो इस मामले की रिपोर्ट प्रिंसिपल को करेंगी। यह सोचकर मेरा मूड थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम था अपनी अर्जेंट जरूरत को पूरा करना। इसलिए मैंने एक शांत सा रेस्ट रूम ढूंढने का फैसला किया। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद मुझे पास ही एक एकेडमिक बिल्डिंग दिखी। वो काफी सुनसान और शांत लग रही थी। वहाँ शायद ही कोई लड़की जाती थी, इसलिए मैं तेजी से उस तरफ बढ़ा। बहुत जल्दी मुझे तीसरी मंजिल पर लड़कियों का राम एस्ट रूम मिल गया। हालांकि किसी भी अजीब स्थिति से बचने के लिए ये पक्का करने के लिए कि अंदर कोई लड़की तो नहीं है, मैंने दरवाजे के बाहर से सावधानी से आवाज दी, क्या कोई अंदर है? लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि अंदर एक छोटे से स्टॉल में एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम लिन यू याओ था। वो आर्ट्स डिपार्टमेंट की सबसे मशहूर लड़की थी और सीनियर भी थी। हाल ही में वो एक जरूरी आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी में बहुत व्यस्त थी, इसलिए उसने काफी समय से कैंपस की खबरों पर ध्यान नहीं दिया था। लिन यू याओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्कूल में अभी अभी पहला लड़का आया है, लेकिन तभी उसने अचानक शहद जैसी मीठी आवाज सुनी। लिन यू याओ का पहला रिएक्शन था, वाह ये आवाज कितनी मनमोहक है, लेकिन फिर वो तुरंत होश में आ गई। ये तो लड़के की आवाज लग रही है, लेकिन फिर सोचा इस स्कूल में तो एक भी लड़का नहीं है, इसलिए उसने मान लिया कि बाहर कोई लड़की है जिसकी आवाज थोड़ी भारी है। हालांकि जब लिन यू याओ सोच में डूबी हुई थी, मैं बाहर था और कोई जवाब न मिलने पर मैंने सावधानी से वही सवाल 3 बार और दोहराया। इस बार रेस्ट रूम में मौजूद लिन यू याओ को पक्का यकीन हो गया कि बाहर वाला इंसान सच में एक लड़का है। इससे वो घबरा गई। उसके पास ये सोचने का होश नहीं था कि स्कूल में कोई लड़का क्यों है। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं बाहर वाला इंसान कोई मनचला तो नहीं है। अंदर पूरी तरह खामोशी देखकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर रेस्ट रूम का मेन दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई लड़की अचानक अंदर न आ जाए, लेकिन दरवाजा बंद करने की उस हरकत से ही अंदर मौजूद लिन यू याओ डर के मारे पीली पड़ गई। बाद मैं सीधे पहले स्टॉल में गया और अपनी काफी देर से दबी हुई जरूरत पूरी करने लगा। उधर बगल वाले स्टॉल में लिन यू याओ ने देखा कि मैं उसके स्टॉल में नहीं घुसा तो उसने भी राहत की सांस ली। शुक्र है, बस उसके जाने का इंतजार करना है और मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन लिन यू याओ को चुपके से खुश होने का ज्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके हाथ से टॉयलेट पेपर का रोल गलती से फर्श पर गिर गया। इस हालत में उसे रोना आ रहा था, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। आखिरकार ये सोचकर कि इस बिल्डिंग में बहुत कम लोग आते हैं, लिन यू याओ ने हिम्मत जुटाई और बगल वाले स्टॉल में मौजूद यी चैन से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे थोड़ा टॉयलेट पेपर दे सकते हैं? आवाज सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। मन ही मन सोचा कि बाथरूम में पेपर खत्म हो जाना वाकई बहुत बुरा होता है। इसलिए मैंने बिना सोची समझे अपनी जेब से टिश्यू का एक पैकेट निकाला और पार्टीशन के बीच की जगह से दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया। टिश्यू देखकर लिन यू याओ बहुत खुश हुई। उसने झट से कहा, थैंक्स, अरे सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। जवाब देने ही वाला था कि कोई बात नहीं, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए और बाहर नहीं निकल पाए। मेरा दिमाग अचानक पूरी तरह साफ हो गया। 1 मिनट रुको, यहाँ अभी भी कोई लड़की कैसे हो सकती है? मैंने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींची और सीधे बाहर भाग निकला। अपने कमरे में वापस पहुँचने के बाद मैंने अपना फोन उठाया और देखा कि मेरे हाई स्कूल क्लास ग्रुप चैट में बहुत सारे मैसेज आ चुके थे। सब लोग लगातार मुझे टैग कर रहे थे। ज्यादातर लड़के मैसेज कर रहे थे, अरे ये बदमाश, तुम लड़कियों की एकेडमी में चुपके से क्यों घुस गए? क्या तुम हम जैसे वफादार भाइयों की किसी लड़की से जान पहचान करवा सकते हो? वही लड़कियां यी चैन को मैसेज कर रही थी, किसने सोचा था कि तुम ऐसे इंसान होगे? अगर तुम्हें इतनी ही गर्लफ्रेंड चाहिए थी तो मेरे पास आ जाते। इतने सारे मैसेज पढ़कर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं लड़कियों की एकेडमी में हूँ? साफ तौर पर मैंने पहले कहा था कि मैं चिनुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। आखिर में मेरे पापा के अजीब फैसले की वजह से
से मैं यहाँ आ गया, इसीलिए मैंने जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब क्लास ग्रुप चैट में सब कुछ पता चल गया है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोशल जिंदगी खत्म हो गई हो। मैंने पहले जितने जोर से वे नारे लगाए थे अब उतना ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं यहाँ सिर्फ गर्लफ्रेंड ढूंढने नहीं आया था। थोड़ी छानबीन के बाद मुझे असल समस्या समझ आई। पता चला कि आज मेरे एडमिशन की खबर ऑनलाइन बहुत तेजी से फैल गई थी और फिर लिन यूए नाम की एक सेलिब्रिटी ने वीबो पर पोस्ट भी किया कि वह मुझे पसंद करती है। इस बारे में मुझे बहुत हैरानी हुई और ये बात पूरी तरह बेतुकी लगी। जैसे ही मैं उसका प्रोफाइल चेक करने वाला था कि क्या ये सच है, मैंने हमारे हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की फ्लावर का मैसेज देखा। अरे ये तुम तो मेल गॉड हो। अगर पता होता कि तुम ये चुनने वाले हो तो मैं तभी अपने दिल की बात कह देती। उस जाने पहचाने अवतार को देखकर मेरे दिमाग में तुरंत एक चेहरा उभर आया। लिन शाओएन, मेरी पुरानी डेस्क में और हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, वह भी मेरी तरह एक बहुत होशियार स्टूडेंट है। इस वजह से हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारे कॉमन टॉपिक थे और हाल ही में हुए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मेरा परफेक्ट स्कोर लाने में उसका योगदान भी कम नहीं था। उसे अभी वहां देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैंने उसे चिढ़ाने के लिए मैसेज टाइप करना शुरू किया। हे डेस्कमेट, क्या तुम जैसी फूल जैसी लड़की को भी भीड़ के साथ बहना पसंद है? लेकिन जैसे ही यह मैसेज भेजा गया पूरा ग्रुप चैट अचानक शांत हो गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उसी पल किसी यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री रूम में हाई स्कूल के समय से मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त चैन कान्हा के मुंह से गाली निकल गई। अरे यार, ये ई सच में अजीब है। वो बहुत स्मार्ट है लेकिन रोमांस के मामले में इतना धीमा कैसे हो सकता है? उसकी नजर में लिन शाओएन और मैं सिर्फ दोस्त से कहीं ज्यादा थे। लड़का बहुत हैंडसम था और लड़की उससे भी ज्यादा खूबसूरत। क्लास में हर कोई हमें एक परफेक्ट गोल्डन कपल मानता था और सबसे बड़ी बात, ये सबको साफ दिखता था। लिन शाओएन जिस तरह से यी चैन को देखती थी वो सच में कुछ खास था। उसमें बहुत गहरा प्यार था, यहाँ तक कि लिन शाओएन ने इशारों इशारों में अपनी भावनाएं जाहिर भी की थी। लेकिन अजीब बात है कि इस बेवकूफ यी चैन को कुछ पता ही नहीं चला। उस पल मैंने ग्रुप के अजीब माहौल पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ग्रुप चैट में कभी कभी मैसेज दब जाना आम बात है। मुझे बस ये अजीब लगा कि लिन शाओएन अचानक चुप हो गई, इसलिए किसी भी तरह की अजीब स्थिति से बचने के लिए मैंने जानबूझकर एक स्माइली फेस वाला मीम भेजा और उसे टैग किया। आखिरकार लिन शाओएन ने कुछ कहा। ऐसा लगा जैसे हम हाई स्कूल के उन खूबसूरत दिनों में वापस आ गए हों और खुशी खुशी बातें कर रहे हों। ये नजारा देखकर ग्रुप चैट में कई लड़कियां मन ही मन लिन शाओएन के लिए दुखी हो रही थी। जब आपके क्रश का EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस इतना कम हो तो आपको बस सब्र रखना पड़ता है और उन्हें लार प्यार करना पड़ता है। लड़कों ने भी कहा तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की भी प्यार में ऐसी दीवानी हो सकती है। बेशक मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि सब क्या सोच रहे थे। मैं तो अपनी परवर्ट अजीब हरकतें करने वाली इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने शिनवा यूनिवर्सिटी की इस सिर्फ लड़कियों वाली एकेडमी में अप्लाई क्यों किया था। मेरी बात सुनकर लिन शाओएन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें अचानक भर आईं। तो असल में तुम्हारे पिता ने गलती से गलत एप्लीकेशन भर दी थी। येन की कॉलेज पसंद के बारे में पूछने के बाद उसने कॉलेज में ही उसे अपने दिल की बात बताने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि चिनवा यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उसे क्या मिलेगा। चिनवा हो या पैकिंग यूनिवर्सिटी, येन कहीं नहीं मिला। उसे तो यह भी लगा कि ये उसे रिजेक्ट करने का उसका तरीका था जिससे वो पूरी तरह टूट गई थी। अब मेरी बात सुनकर उसके दिल में फिर से उम्मीद जगी। येन अभी भी मेरी परवाह करता है, लेकिन उसके पिता सच में बहुत लापरवाह है। अपने प्लान को खराब करने वाले उस इंसान के बारे में सोचते हुए लिन शाओएन को लगा कि अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वो बिल्कुल एक ऐसी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो। शाम ढलने पर भूख मिटाने के लिए मुझे डॉर्मेट्री से बाहर निकलना पड़ा। अंदर जाते ही हॉलवे में लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। इससे मुझे थोड़ी शर्म आ गई। डॉर्म बिल्डिंग से निकलने के बाद मुझे सबसे पास वाला कैफेटेरिया मिला। हैरानी की बात है कि अंदर जाते ही मेरा ध्यान तुरंत वहाँ मौजूद छात्राओं पर गया। देखो, ये जूनियर यी चैन है। वो कितना हैंडसम है। लड़कियां, क्या कोई मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिला सकता है? ये सुनकर उसकी बगल में खड़ी सहेली ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं पूछती? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि सबसे पहले आगे बढ़ूं। ऐसी स्थितियों का सामना करते करते अब मुझे थोड़ी आदत हो गई थी, इसलिए मैंने सबको नजरअंदाज किया और सीधे फूड काउंटर पर चला गया। आंटी, क्या मुझे खीरे का सलाद और थोड़ा ब्रेस्ट पोर्क मिल सकता है? कैफेटेरिया वाली आंटी खुशी खुशी मान गई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह एक लड़का है तो वो अचानक हैरान रह गई। नौजवान, क्या तुम इसी स्कूल के स्टूडेंट हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसो या रो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैफेटेरिया वाली आंटी भी मुझसे सवाल करेंगी। देखिए आंटी, ये रहा
रहा मेरा स्टूडेंट आईडी। मैं इस साल फ्रेशमैन हूँ। सचमुच। आईडी चेक करने के बाद आंटी का शक दूर हो गया। उनकी मुस्कान और भी दोस्ताना हो गई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत कम देखने को मिलता है। अरे नौजवान, मुझे लगता है कि तुम अभी भी सिंगल हो, है ना? क्यों ना मैं तुम्हें अपनी पोती से मिलवाऊं, वो भी यही पढ़ती है और बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैं तो बस खाना लेने आया था। अचानक मेरी डेट कैसे तय होने लगी? आंटी, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था। प्लीज मजाक मत कीजिए। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम जरूर यहाँ गर्लफ्रेंड ढूंढने आए होगे। मेरी पोती बहुत खूबसूरत है, तुम दोनों की जोड़ी एकदम बढ़िया रहेगी। उन्होंने ऐसा कहा और मेरी ट्रे में मीट का एक बड़ा हिस्सा डाल दिया। नौजवान, याद रखना कि यहाँ अक्सर खाना ताकि तुम बड़े और मजबूत बन सको। ऊपर तक भरी हुई ट्रे देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। पता चला कि कैफेटेरिया वाली आंटी के हाथ हमेशा वैसे नहीं कांपते। पास खड़ी थोड़ी मोटी लड़की ने ये देखा और हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या आंटी सच में इतनी मिलनसार है? तो जब उसकी बारी आई तो उसने तुरंत प्यार से कहा, आंटी, मैं भी जल्दी बड़ी होना चाहती हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा और दे सकती हैं प्लीज? उसे हैरानी हुई जब आंटी ने उसे तिरछी नजर से देखा। बड़ी क्या होना, सुंदर दिखने के लिए लड़कियों को थोड़ा पतला होना चाहिए। देखो तुम कितनी मोटी हो गई हो। लड़की इस खुलेआम भेदभाव से पूरी तरह हैरान रह गई। न्याय कहाँ है? क्या थोड़ा और खाना चाहना गलत है? भेदभाव तो एक बात है, लेकिन पर्सनल अटैक क्यों? उस दूसरे साल की छात्रा की दुखद स्थिति की तुलना में मैं एक शांत कोने में बैठा था और मुझे कुछ पता नहीं था। इसके उलट भरी हुई ट्रे देखकर मुझे थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। ये सच में बहुत ज्यादा था। मैं इसे पूरा खत्म नहीं कर सकता था। इसे खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन था। इस बीच कैफेटेरिया के दूसरे हिस्से में जब टिंगशन परेशान चेहरे के साथ खाना खा रही थी तो नए छात्रों की कभी न खत्म होने वाली समस्याओं का सामना करते हुए वो बहुत थकी हुई थी। इसे शक भी होने लगा कि क्या वो एकेडमिक एडवाइजर बनने के लायक है या नहीं। इसलिए जब उसने यी चेन को कोने में अकेले खाते हुए देखा तो शुरू में उसका उसे परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो अपनी हमदर्दी को रोक नहीं पाई। आखिर में वो उठकर चली गई। उसी समय मैंने काउंसलर को आते हुए देखा और उनका अभिवादन किया। काउंसलर, क्या आप भी यहाँ खाना खा रही हैं? क्या इत्तेफाक है? ये सच में एक इत्तेफाक है। टिंगशन मेरे सामने बैठ गई। स्कूल में आपका तालमेल कैसा बैठ रहा है? ये सुनकर मैंने बेबसी से कंधे उचकाए। बाकी सब ठीक लग रहा है, बस मेरे क्लासमेट्स कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। जब टिंगशन ने यह सुनकर मजाक किया, खैर, इतने हैंडसम होने की गलती तुम्हारी है। यहाँ तक कि इस बूढ़ी औरत का दिल भी थोड़ा धड़कने लगता है। उन युवा लड़कियों का ऐसा रिएक्शन देना तो नॉर्मल है, लेकिन उस मजाक के बाद हम दोनों के पास अचानक कहने के लिए कुछ नहीं बचा। माहौल थोड़ा अजीब हो गया, इसलिए हम दोनों ने चुपचाप अपना खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद जैसे ही मैं उठने वाला था, मैंने देखा कि काउंसलर के होठ के कोने पर चावल का एक दाना चिपका हुआ था। इसलिए मैंने अपनी उंगली से अपने होठ के कोने की तरफ इशारा करके उन्हें बताया। आखिर अगर वो वैसे ही बाहर चली जाती तो ये बहुत शर्मनाक होता, लेकिन मेरे इशारे से टिंग हैरान रह गई और उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। येन, क्या वो मुझसे किस करने के लिए कह रहा है? भले ही मैं उससे कुछ साल बड़ी हूँ, फिर भी मैं एक एकेडमिक एडवाइजर हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और तो और हम अभी अभी तो मिले हैं। टिंगशन घबरा गई। उनके हाथ अनजाने में ही अपने कपड़ों को कसकर पकड़ने लगे। ये देखकर कि काउंसलर अभी भी समझ नहीं पाई, मैं थोड़ी बेबसी से उठा, अपनी उंगली बढ़ाई और धीरे से वैन टिंगशन के होंठ के कोने से चावल का दाना पहुंच दिया। काउंसलर, आज आपका दिन बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? वरना आपको कैसे पता नहीं चला कि आपके चेहरे पर चावल लगा है? अचानक किए गए इस करीबी इशारे और मेरी गहरी आकर्षक आवाज ने वैन टिंगशन के शांत दिल में हलचल मचा दी। लेकिन जब उन्हें मेरी बात का असली मतलब समझ आया तो वैन टिंगशन का चेहरा एकदम लाल हो गया। पता चला कि मैंने उन्हें पूरी तरह गलत समझा था। और भी शर्मनाक बात यह थी कि उन्हें सच में अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हुई। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी चावल के कुछ और निवाले खाए और कहा, मेरा हो गया, मैं पहले जाती हूँ। तेजी से जाती हुई वैन टिंगशन के शांत दिल में हलचल मचा दी। मैंने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या उन्हें होठ पर चावल लगा होना इतना शर्मनाक लगता है? क्या यह कोई आम बात नहीं है? लगता है औरतें सच में इस धरती पर सबसे उलझन भरी चीजें हैं। खाना खाने के बाद मैं अपने डॉर्मेट्री रूम में लौट आया। शाम को करीब 8 बजे मेरा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। मुझे काउंसलर का एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें लिखा था कि कल सुबह 8 बजे मेडिकल लैब बिल्डिंग के रूम 312 में इकट्ठा होना है ताकि हम अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म ले सके। ये सोचकर मेरी आंखें उम्मीद से चमक उठी। आखिरकार कॉलेज की जिंदगी शुरू होने वाली थी। लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि क्लास में सिर्फ लड़कियां होंगी, मुझे फिर से थोड़ी चिंता होने लगी। पता चला कि यूनिवर्सिटी में इकलौता लड़का होना कोई जन्नत नहीं है, ये तो नर्क है। सच तो ये है कि बाहर होने पर लड़के को अपना बचाव
करना आना चाहिए। इसी बीच एक डॉर्मेट्री के कमरे में, अरे लड़कियों, क्या तुमने खबर सुनी? हमारे साल में एक लड़का आया है और लगता है वो हमारी ही क्लास में है। सच में? मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है। सीनियर स्टूडेंट्स उसके लिए खास वेलकम भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हे बहनों, जो पहले आएगा उसे ही मौका मिलेगा। कल मैं मेकअप करने के लिए जल्दी उठूंगी, बस इंतजार करो, मैं उसे जरूर अपना दीवाना बना लूंगी। अगले दिन जब मैं क्लासरूम 302 में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर चौंक गया। क्लासरूम पहले से ही छात्राओं से भरा हुआ था। उनमें से हर एक खिली हुई कलियों की तरह खूबसूरत थी। मैंने सोचा, क्या हमारी क्लास में हर कोई दिखने में इतना शानदार है और उनकी पढ़ाई को लेकर लगन भी कितनी जबरदस्त है। मैं जानबूझकर आधे घंटे पहले आया था, लेकिन न सिर्फ मैं पहला नहीं था बल्कि हो सकता है कि मैं सबसे आखिरी था। उसी पल लड़कियों ने मुझे दरवाजे पर खड़े देखा। ओह, क्या ये मशहूर मेल गॉड यी चैन है? उसका लुक सच में जबरदस्त है, दिल थाम लेने वाला। मेरा दिल भी जोरों से धड़कने लगा है। मुझे अभी और जानकारी चाहिए। फिर बिना कुछ कहे, एक दूसरे को समझते हुए उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से उन सीटों पर जाकर बैठ गईं जहां अभी कोई डेस्कमेट नहीं था। जिन कुछ लड़कियों ने यह देखा उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे बस उसके लुक में खो जाने और मेल गॉड की डेस्कमेट बनने का मौका गंवाने पर पछता सकती थी। वह नजारा देखकर मुझे थोड़ी बेबसी महसूस हुई। अभी क्लास में सभी डबल डेस्क पर एक एक लड़की बैठी हुई थी, जिसका मतलब था कि मैं चाहे कोई भी सीट चुनूं, मुझे किसी लड़की के बगल में ही बैठना पड़ेगा। तभी काउंसलर विंगशिन अंदर आई। उन्होंने क्लासरूम का हाल देखा और एक पल के लिए हैरान रह गई। उन्होंने सोचा, क्या ये लड़कियां आपस में घुल मिलकर नहीं रहती? इतनी सारी लड़कियां अकेले अकेले क्यों बैठी हैं? फिर उन्होंने मुझे दरवाजे पर चुपचाप खड़े और क्लास की लड़कियों की चमकती आंखों को देखा तो उन्हें माजरा समझ आ गया। शायद कल जो हुआ था उसी वजह से उन्होंने मुझे सख्त नजर से देखा। स्टूडेंट येन, प्लीज जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, हमारी क्लास मीटिंग भी होनी है। सबका समय बर्बाद मत करो। ये सुनकर लड़कियों ने मन ही मन उनकी तारीफ की। इस काउंसलर को सच में पता है कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें डर था कि वो उन्हें मेरे लिए अलग सीट देने को मजबूर करेंगे, लेकिन जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि ये काउंसलर सच में बहुत चालाक है। पहले तो मैं किसी सुंदर लड़की के बगल में बैठने का सोच रहा था। आखिर पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, कम से कम देखने में तो अच्छा लगता, लेकिन अब लड़कियों की भूखी नजरें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मैं क्लासरूम में आगे बढ़ा, कुछ लड़कियां तो सीधे बोल पड़ी, यी चैन, मेरे बगल में बैठे हो। मेल गॉड, उसकी बात मत सुनो, मेरी तरफ आओ, मेरा सोल 36D है। सच कहूँ तो ऐसी पौष्टिक बातें सुनकर मैं वहाँ गया ही नहीं, बल्कि दूर रहने की कोशिश की। तुम 36D हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर मैं वहाँ गया तो सबसे पहले मैं ही खाया जाऊंगा। तभी मैंने देखा कि दूसरी लाइन की पहली कतार में एक लड़की बैठी है। वो चुपचाप बैठी थी, भीड़ में शामिल होकर खुद को प्रमोट नहीं कर रही थी, इसलिए मैं सीधे उसकी तरफ गया। एक तो उसकी सीट साफ तौर पर नर्ड पढ़ाकू की सीट लग रही थी, दूसरा वो शांत और शरीफ लग रही थी। वहाँ यकीनन बहुत शांति होगी। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़की असल में क्लास की सबसे खतरनाक लड़की है। इसी बीच श्वेंगम नाम की एक लड़की ने मुझे अपनी तरफ आते देखा। वो अपनी आंखों की उत्सुकता छिपा नहीं पाई। उसने मन ही मन सोचा, मैं क्लास में सबसे सुंदर हूँ, पक्का वो मुझे ही चुनेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मैं उसके पास से गुजर गया हूँ। वो तुरंत उछलकर खड़ी हो गई। स्टूडेंट ई चैन, क्या तुम मेरे डेस्कमेट नहीं बनना चाहते? ये कहते हुए उसने जानबूझकर अपने लंबे, गोरे और सुडौल पैर दिखाए। ये सुनकर मैंने विनम्रता से जवाब दिया, माफ करना, मैंने पहले ही एक डेस्कमेट चुन लिया है। फिर मैं सीधे दूसरी लाइन में गया और पहली कतार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, पूरी क्लास में अचानक ऐसा हंगामा मच गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैंने सबसे सुंदर लड़की श्वेंगमिंग को नहीं चुना, बल्कि एक बहुत साधारण दिखने वाली लड़की को चुना। इससे भी बड़ी बात ये थी कि ये लड़की भुलक्कड़ होने के लिए मशहूर थी। सुना था कि कल स्कूल का रास्ता न मिलने के कारण वो पूरे 2 घंटे तक शहर में भटकती रही थी। श्वेंगमिंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उस मेल गॉड ने उसे क्यों नहीं चुना, इसीलिए क्लास में तरह तरह की बातें होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? उस मेल गॉड ने असल में शिन चिंगचू को चुना, वह देहाती लड़की। मुझे यह मंजूर नहीं। टिंगशिन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये कैसा शोर शराबा है? पहले ही दिन इतनी गड़बड़। तुम्हारा अनुशासन कहाँ है? क्या तुम अगले 4 साल तक बहस करती रहोगी जब तक कि क्लास में कोई कुछ बोलने की हिम्मत न करे? तब जाकर वेन टिंगशिन के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आई। फिर उसने कहा, इसके बाद मैं नए छात्रों के लिए कुछ जरूरी बातें बताऊंगी। अगर कोई चीज समझ न आए तो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। जब टिंग सामने बोल रही थी तो मैं भी अपनी बगल में बैठी उस दुबली पतली लड़की को देख रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना था। लेकिन क्लास में लड़कियों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि शेन चिंगचू के बाकी लोगों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। मैं शेन चिंगचू हूँ। अभी मैंने देखा कि उसके चश्मे के फ्रेम पर उसके
कपड़ों का एक रेशे का टुकड़ा फंसा हुआ था। साफ था कि उस लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। शैन चिंगचू, तुम्हारे चश्मे पर एक रेशा लगा है। लेकिन शैन चिंगचू ने शायद मेरी बात नहीं सुनी और अपना सिर झुकाए रखा। जब मैंने अपनी बात दोहराई तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकली और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने जल्दी से अपने काले चश्मे उतार दिए, लेकिन उस पल ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। शैन चिंगचू के चश्मे के पीछे जो चेहरा छिपा था वो न सिर्फ बहुत सुंदर था, बल्कि उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी और उसका थोड़ा भरा पूरा चेहरा हल्के गुलाबी रंग से चमक रहा था। सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लग रही थी। मुझे तब एहसास हुआ कि जिस लड़की को बाकी लोग देहाती कहते थे वो असल में क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लेकिन जब शैन चिंगचू ने अपना चश्मा वापस पहना और सिर झुकाया तो वो फिर से बिल्कुल साधारण दिखने लगी। शैन चिंगचू ने धीरे से कहा, शुक्रिया, कोई बात नहीं, वैसे भी अब हम डेथमेट्स हैं। मैंने मुस्कुराते हुए और कुछ नहीं कहा, बल्कि काउंसलर की बात सुनने लगी। लेकिन उस एक साधारण वाक्य, हम डेथमेट्स हैं, ने शैन चिंगचू के मन पर गहरी छाप छोड़ी। पोडियम पर खड़े होकर टिंगशिन ने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। याद रखें कि क्लब्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि बाद में आपको क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप क्रेडिट्स की चिंता न करनी पड़े। अब सभी के अपना परिचय देने का समय है। क्या कोई सबसे पहले आना चाहेगा? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, क्लास की सभी लड़कियां एक साथ यी चेन की ओर देखने लगी। यह देखकर मेरे मन से चीख निकल पड़ी, हे भगवान, मुझे इतने सालों से यही सिखाया गया है कि लेडीज फर्स्ट, महिलाएं पहले। तो अब जब मेरी बारी है तो मैन फर्स्ट, पुरुष पहले क्यों? लड़कियों की आपसी सहमति देखकर विंग शिन भी समझदारी भरी मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि सभी इतने उत्साहित हैं, तो चलिए तालियों के साथ यी चेन का स्टेज पर स्वागत करते हैं ताकि वह सबसे पहले अपना परिचय दे सके। हाय एवरीवन, मैं शंघाई काउंटी लिंगजांग शहर से यी चेन हूँ। मेरा सबसे बड़ा और एकमात्र शौक पढ़ाई करना है। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ठीक उसी पल काउंसलर वेंटिंगशिन पूरी तरह से हैरान रह गए। बस इतना ही। यह सच में जितना छोटा हो सकता था उतना ही छोटा था, लेकिन उसे जो बात और भी समझ नहीं आ रही थी वह यह थी कि अचानक कमरे में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। किसने सोचा होगा कि इतने छोटे और सीधे सादे परिचय से ये लड़कियां इतनी दीवानी हो जाएंगी। वाह, वह कोल्ड मेल गॉड कितना कूल है। लेकिन सबकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर श्वांगम, जिसे अभी अभी रिजेक्ट किया गया था, ने सबसे जोरदार तालियां बजाईं। बचपन से ही उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वे सब बस परेशान करने वाले चापलूस थे। इसीलिए उसने इस स्कूल में दाखिला लिया था जहां लड़के नहीं थे। हालांकि येन की उस हरकत ने उसके दिल पर गहरा असर किया। इसने उसके दिल में जीतने की एक जबरदस्त इच्छा जगा दी। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। इसके बाद लड़कियां बारी बारी से अपना परिचय देने के लिए आगे आई। तालियों की गड़गड़ाहट तब तक नहीं रुकी जब तक शैन चिंगचू की बारी नहीं आई। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। हाँ, हेलो दोस्तों, मैं लोंगई काउंटी फिनुआ शहर से शैन चिंगचू हूँ। फिर उसकी नजरें अनजाने में या जानबूझकर यी चेन की ओर मुड़ गईं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा एक अच्छा पति पाना है। उसके मासूम से परिचय के बाद जब टिंगशिन दोबारा पोडियम पर आई और घोषणा की कि अगला कार्यक्रम क्लास ऑफिसर का चुनाव है, तो जाहिर है कि मैं इस मामले में विनम्र नहीं रहने वाला था, क्योंकि मुझे क्लास प्रेसिडेंट का पद हासिल करना था। वरना अगर ये पद किसी लड़की के हाथ में चला जाता तो सोचकर ही पता चल जाता कि मेरी किस्मत कितनी बुरी होती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही मैंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, न केवल किसी ने मेरा मुकाबला नहीं किया बल्कि मुझे हर एक वोट भी मिला। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। थट तेरे की, मैं ये सोचने में इतना व्यस्त था कि अगर कोई और होता तो वो दिन भर मुझ पर हुक्म चलाता कि मैं ये भूल ही गया कि इससे उन्हें मुझे परेशान करने के और भी बहाने मिल जाते हैं। अब मैं बस खुद को तसल्ली दे सकता था कि पहल अपने हाथ में रखना ही बेहतर है। इसके बाद क्लास ऑफिसर के अन्य पदों के लिए जोरदार प्रचार हुआ। हालांकि प्रेसिडेंट के तौर पर मेरी आसान जीत के बिल्कुल उलट अन्य पदों के लिए मुकाबला सच में बहुत जबरदस्त और कड़ा था। कुछ लड़कियां तो लगभग मारपीट पर ही उतर आई थी। आखिरकार शुआंगमिंग ने आर्ट्स कमिश्नर और वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला। ली लिंग लिंग पब्लिसिटी कमिश्नर बनी और इसी तरह बाकी पद भी भरे गए। लेकिन किसी वजह से काउंसलर ने टीई कमिश्नर की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके सोशल स्किल्स को देखते हुए उसके चुने जाने की संभावना ज्यादा नहीं थी, लेकिन किस्मत से उस लड़की को वह पद
मिल ही गया जब टिंगशन दोबारा पोडियम पर आई। ठीक है, क्लास ऑफिसर के चुनाव यही खत्म होते हैं, बाकी सब क्लास में ही रहे। ऑफिसर्स मिलिट्री यूनिफॉर्म लेने के लिए मेरे साथ चले तो मैं भी ग्रुप के साथ जाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन तभी शू मांगम तेजी से मेरे पास आकर चलने लगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, अब से मेरा अच्छे से ख्याल रखिएगा, उसने ऐसा कहा और अपना छोटा पतला हाथ आगे बढ़ाया। ये देखकर मैंने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और मन ही मन सोचा, ये लड़की बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं है, बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। साफ है कि उसके मन में मेरे लिए कुछ बुरे इरादे हैं। इसीलिए मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे इस तरह नजरअंदाज करने पर भी शू मांगम जरा भी निराश नहीं हुई, बल्कि उसे ये बात बहुत दिलचस्प लगी। आपकी पर्सनैलिटी जबरदस्त है, मुझे ये पसंद आया। 10 मिनट बाद वेन टिंगशन की अगुवाई में हम में से हर कोई यूनिफॉर्म का ढेर उठाए क्लासरूम 303 में लौटा। हालांकि जैसे ही यूनिफॉर्म बाहर निकाली गई, लड़कियां अपनी नापसंदगी छिपा नहीं पाई। हे भगवान, ये मिलिट्री यूनिफॉर्म कितनी भद्दी लग रही है। फिर जब टिंगशन पोडियम पर खड़े होकर बोले, अपना सामान लेने के बाद सब लोग जाकर आराम करो, आज दोपहर स्टेडियम में इकट्ठा होना, आपका मिलिट्री ट्रेनिंग सेशन आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। ठीक दोपहर 1 बजे मैं बिना 1 मिनट की देरी किए ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच गया, क्योंकि मैंने सुबह ही सबक सीख लिया था। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था, अगर मैं जल्दी पहुंचता तो पक्का मुझे चिड़ियाघर के बंदर की तरह देखा जाता और पूरी फौज जोर जोर से चीयर करती। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिला इंस्ट्रक्टर आगे आई। सबको नमस्कार, मेरा नाम यी चिंगजू है, अब से मैं आपकी क्लास इंस्ट्रक्टर रहूंगी। उसी पल उन्होंने ध्यान दिया, लाइन में सबसे आगे एक लड़का खड़ा था। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई, लेकिन यह बस एक पल के लिए था। उन्होंने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। अटेंशन, नजरें दाईं ओर, सैल्यूट। स्टूडेंट्स का रिएक्शन बहुत तेज था, इससे यी चिंगू को बहुत संतुष्टि मिली। फिर उन्होंने चिल्लाकर कहा, नजरें सामने। लेकिन इस बार लड़कियां जरा भी नहीं हिली। यी चिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, नजरें सामने। फिर भी कोई नहीं हिला। और तो और लड़कियों के चेहरों पर साफ साफ दीवानगी और प्यार भरे भाव दिख रहे थे। ये चिंगू को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हर लड़की की नजर सिर्फ यी चैन पर टिकी थी और बस ऐसे ही मैं इस स्थिति का सबसे मासूम शिकार बन गया। मैंने बस यी चिंगू का ठंडा तीखा आदेश सुना, पहली लाइन पहला कॉलम, येन अभी बाहर आओ, 100 पुशअप से शुरू करो। ये शब्द सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मजाक कर रही है क्या? क्या इतना हैंडसम होना सच में कोई जुर्म है? वैसे भी साफ तौर पर वही मेरे लुक पर फिदा हो रही है। और तो और आपका और मेरा सरनेम ये है, कौन जाने शायद हमारे पूर्वज दोस्त रहे हो। क्या आप अपने ही लोगों के साथ थोड़ी नरमी नहीं बरत सकती? लेकिन मेरी खामोश शिकायतें पूरी तरह बेकार थीं। मुझे बस इसे चुपचाप सहना पड़ा। इसके अलावा मुझे साफ पता चल रहा था कि ये इंस्ट्रक्टर अपना दबदबा दिखाने के लिए मुझे मिसाल बनाना चाहती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अगर उसे लगता है कि वो मुझे शर्मिंदा कर सकती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि मैंने अपने पापा के सैंडबैग जैसे भारी खूसे बेकार में खाए थे, कि मैं बस कोई कमजोर इंसान हूँ? उस पल क्लास की लड़कियों को मेरे लिए बहुत बुरा लगने लगा। वे खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। इसमें उनकी ही गलती थी। लेकिन यी चैन उस मिलिट्री यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, इसलिए उन्होंने जितनी जोर से हो सके मेरे लिए चीयर करना शुरू कर दिया। कर दिखाओ, तुम कर सकते हो, हमारे मेल गॉड, आगे बढ़ो। और लड़कियों का ये जोश भरा चीयरिंग पूरे स्टेडियम की दूसरी लड़कियों का ध्यान खींचने लगा। देखो, क्या वो मेडिकल डिपार्टमेंट की क्लास 3 का यी चैन नहीं है? उसका पुश अप करने का तरीका एकदम सही है, वह हद से ज्यादा हैंडसम है। उसी समय यी चिंगू ने चिल्लाती हुई लड़कियों को देखकर बस हल्की सी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन उन्हें रोका नहीं। असल में वह यी चैन को बस हल्की सजा देना चाहती थी। उसने उन्हें पूरा किया या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा यी चैन ने पहले उसकी मदद भी की थी। उसे कल एनरोलमेंट के समय की बात याद आ गई। यिंगू को इस अकादमी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन रास्ते में उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। तभी वहां से यी चैन गुजरा। उसने उसका टैक्सी का किराया भरने में मदद की थी। अब येन का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि वह या चिंगू को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इसीलिए ये खूबसूरत और गंभीर इंस्ट्रक्टर उसे थोड़ा चिढ़ाए बिना नहीं रह सकी। कुछ ही देर में मैंने 40 से ज्यादा पुशअप्स कर लिए थे। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। तभी या की गंभीर आवाज सुनाई दी, या चैन, बस हो गया। ये सुनकर मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सीधे इंस्ट्रक्टर यी के अच्छे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मर्द की जबान ही उसकी पहचान होती है, और ये तो बस 100 पुशअप्स ही है। ये सुनकर या चिंगू कुछ पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। अब वह मुझे और भी तारीफ भरी नजरों से देख रही थी। असली मर्द तो यही है। भीड़ में शू मांगमैन ये सब देख रही थी। वह अपने निचले होठ को काटे बिना
बना नहीं रह सकी। सिर्फ पुशअप्स करते हुए भी यी चेन कितना जबरदस्त लग रहा है। अगर वह वाली एक्टिविटी होती तो उसमें कितना स्टेमिना होता। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसी बीच स्टेडियम के पास बने स्टैंड्स पर लड़कियों का एक ग्रुप जमा हो गया था। उनके ग्लैमरस कपड़ों को देखकर ही पता चल रहा था कि वे सभी सीनियर थीं। उनमें सू याओ भी थी, जो खुद को स्कूल की जानकारी की एक्सपर्ट मानती थी। हालांकि जब उसने मैदान में हरे यूनिफॉर्म पहने लोगों की भीड़ देखी तो सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, इतने सारे लोगों में हमारा मेल गॉड कौन है? तभी पीछे से लिन युआन की मजाक उड़ाती हुई आवाज आई, और तुम खुद को स्कूल की जानकारी की एक्सपर्ट कहती हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि जूनियर यी चेन किस क्लास में है? सू याओ ये कैसे बर्दाश्त करती? उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, किसने कहा कि मुझे नहीं पता? मैंने कल रात ही पता किया था। हमारा मेल गॉड मेडिकल डिपार्टमेंट की क्लास 3 में है। अच्छा, तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट की क्लास 3 में है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया सू याओ। तब सू याओ को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। तुम कितनी घटिया और बेशर्म हो। कौन घटिया और बेशर्म है? तुमने अपनी मर्जी से मुझे बताया था। इतना कहकर लिन युआनी ने एक घमंडी और जीत वाली मुस्कान दी। छोटी बच्ची मुझसे पंगा ले रही है। सू याओ बहस जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसकी बगल में खड़ी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे रोक दिया। दाओ, उसे नजरअंदाज करो। चलो पता करते हैं कि तुम्हारा मेल गॉड किस ग्रुप में है। दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम जल्दी से जाकर उससे मिल सकती हो। ये सुनकर सू याओ का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। तुम सही कह रही हो, मैं उस पर अपनी जबान क्यों खराब करूं? तभी उसके बगल में किसी ने कुछ देखा। जल्दी देखो, वो मेल गॉड है। ऐसा लग रहा है कि उसे पुशअप्स की सजा मिल रही है। सू याओ की नजरें तुरंत उस पर टिक गई। वही है, मेरा मेल गॉड कितना जोश से भरा है। काली स्लिट ड्रेस पहने लिन युआनी ने अनजाने में ही अपने पैरों को थोड़ा सटा लिया। उसने धीरे से कहा, सच में वो उस औरत का आदमी बनने के लायक है जिसे मैंने लिन युआनी ने चुना है। मैदान पर मैंने आखिरकार 100 पुशअप्स पूरे कर लिए। खुद को ऊपर उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंस्ट्रक्टर, 100 स्टैंडर्ड पुशअप्स पूरे हो गए। यिंग, तुमने सुना? बिल, उसने वही ठंडा और सख्त रवैया बनाए रखा। बहुत बढ़िया, अपनी लाइन में वापस जाओ। सब लोग सावधान। 30 मिनट का ब्रेक। यूचिंग के आदेश के बाद मैं पानी खरीदने के लिए वेंडिंग मशीन की ओर भागने ही वाला था कि तभी पीछे से एक सुरीली महिला की आवाज आई, मेल गॉड, तो तुम यहाँ हो? जब मैं मुड़ा तो मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। क्या ये वही सीनियर लड़कियां नहीं है जो कल रिसेप्शन डेस्क पर थी? वे इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? और वे इतनी सारी चीजें क्यों लिए हुए हैं? जूनियर, ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रही होगी। लो, मैंने तुम्हारे लिए पानी खरीदा है। सुनो जूनियर, मैं तुम्हारे लिए तरबूज और कुछ स्नैक्स भी लाई हूँ। अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए ये चॉकलेट्स खा लो। मेल गॉड, क्या तुम थक गए हो? क्या मैं तुम्हारे कंधों की मालिश कर दूं? तब मुझे एहसास हुआ कि ये सभी सीनियर लड़कियां मेरे लिए ही यहाँ आई थी। इससे मुझे अच्छा भी लगा और मैं पूरी तरह बेबस भी महसूस करने लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे खुश करने के लिए इतनी दूर का सफर तय किया और इतनी सारी चीजों पर पैसे खर्च किए, लेकिन मैं बेबस इसलिए था क्योंकि उनके इतने ज्यादा उत्साह को संभालना मेरे लिए मुश्किल था, खासकर दिन दहाड़े। अगर मैं मना भी करना चाहता तो भी मुझे उनकी बात माननी ही पड़ती। क्लास 3 की लड़कियां तुरंत शोर मचाने लगी। हर कोई जलन से जल रहा था। ये देखकर शाइमन ने और जोर से अपने दांत भींचे। कितनी चिड़चिड़ी बात है, इन सीनियर्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे मेल गॉड को चुराने की? और फॉर्मेशन के सामने बैठी हाई चिंग जू ने सब कुछ देखा। उसके चेहरे के भाव और भी ठंडे हो गए। उसने बहुत रूखे लहजे में कहा, सीनियर लड़कियां तुम्हारे लिए खाना लेकर इतनी दूर आई है, क्या तुम्हें उनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आया क्यों ये इंस्ट्रक्टर बार बार मुझे ही क्यों टारगेट करती है। क्या उसे मुझे शर्मिंदा होते हुए देखने में सच में इतना मजा आता है? तो अनगिनत नजरों के सामने मैंने पास ही किसी से गिटार उधार लिया। सीनियर बहनों, अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद मेरा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपके लिए एक गाना गाकर अपना आभार जताना चाहता हूँ। यादों में सबसे शुरुआती पल पर वापस जाते हुए तुम्हारा वो मासूम चेहरा। आखिरकार हम इस दिन तक पहुँच ही गए। टेबल क्लॉथ के नीचे पड़ी वो पुरानी तस्वीर जो इतनी सारी यादों को जोड़ती है। वो दिन जब वो लड़का उस लड़की के साथ अपनी आखिरी डेट पर जाएगा। जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, पूरा स्टेडियम अचानक बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई उस धुन में खो गया। कुछ लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। गाने ने उन्हें उनकी जवानी के दिनों की याद दिला दी। गवानी के उन सपनों भरे सालों में। हो सकता है कि ये कोई पुरानी कहानी हो, या शायद कोई ऐसा जिससे वे कभी चुपके से प्यार करती थी। शुरुआती छाप जितनी गहरी होती है, पीछे मुड़कर देखने पर वह उतनी ही यादगार बन जाती है। हर किसी की जवानी में कुछ कड़वे पल भी होते हैं, लेकिन वे सभी ऐसी यादें हैं जो कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन हम कितने खुशनसीब हैं कि झींगुरों की आवाज के बीच शानदार गर्मी के मौसम में हम अभी भी 18 साल के हैं। जब गाना खत्म हुआ तो सब खामोश रहे। किसी ने एक शब्द
भी नहीं कहा। कुछ लोग बहुत भावुक हो गए थे, कुछ धीरे धीरे सिसक रहे थे। हर किसी की अपनी अनोखी कहानी थी। लिनुआनी खाली नजरों से सामने देख रही थी और बुदबुदा रही थी, वाह जूनियर यी चैन सच में बहुत टैलेंटेड है। ये सुनकर सू याओ ने हैरानी की बात है कि कोई मजाक नहीं उड़ाया। उसने बस मन ही मन सोचा, मैं तुम जैसी बड़े ब्रेस्ट वाली लड़की को अपना मेल गॉड नहीं छीनने दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ का माहौल और भी जोश भरा हो गया। आसपास की क्लास के स्टूडेंट्स वहाँ जमा हो गए और सब मिलकर एक और गाने की मांग करने लगे। ऐसी स्थिति में मैं काफी बेबस महसूस कर रहा था। मुझे एक और गाना गाना पड़ा। गाना शुरू होने के बाद लड़कियां चुप नहीं रही, इसके बजाय वे अपने आप साथ साथ गाने लगी। शुक्र है आखिरकार मैंने प्यार करना सीख लिया। अफसोस की बात बस ये थी कि हर कोई पूरे दिल से गा रहा था। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। कुछ लोग तो बेसुरा भी गा रहे थे, फिर भी वे बहुत खुश थे। दूसरे मेजर्स के स्टूडेंट्स को अब पछतावा हो रहा था। उन्होंने मेल गॉड वाले मेजर के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। ये चेन सच में बहुत हैंडसम है। मुझे लगता है कि मैं अब कभी किसी और के प्यार में नहीं पड़ पाऊंगी। तभी असेंबली के लिए इंस्ट्रक्टर की सीटी बजी। दूसरी डिपार्टमेंट्स की लड़कियां और सीनियर्स ना चाहते हुए भी वहां से चले गए, लेकिन उन सब के दिलों में अपनी अपनी छोटी छोटी योजनाएं चल रही थी। उस पल मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे गाने का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया है। तुरंत ही वह वीडियो ऑनलाइन बहुत वायरल हो गया। उधर चिंगबे में लिन शियाओन ने भी उस दिन की अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म कर ली थी। वह आराम करने के लिए गर्म पानी से नहाना चाहती थी, लेकिन ठीक उसी पल एक रूममेट अचानक हैरानी से चिल्लाई, हे भगवान, क्या ये वही मशहूर दूसरे कॉलेज की मिलिट्री ट्रेनिंग वाली बात है? मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन यी चैन नाम का ये लड़का बहुत हैंडसम है। इन शब्दों ने कपड़े पैक कर रही लिन शियाओन को अचानक रोक दिया। उसने जल्दी से घबराते हुए पूछा, श्याओ, क्या तुम मैडू गर्ल्स एकेडमी के यी चैन की बात कर रही हो? सू शाओ इस सवाल से चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरे स्कूल में बर्फ जैसी ठंडी देवी, आइस कोल्ड गॉडेस के तौर पर पहचानी जाने वाली लड़की किसी लड़के में दिलचस्पी ले सकती है। लेकिन लिन शियाओन के गंभीर चेहरे को देखकर सू शाओ तुरंत समझ गई कि उनके बीच जरूर कुछ न कुछ है, इसलिए उसने अपना फोन उसे थमा दिया। ये लो, खुद देख लो। लिन शियाओन ने वीडियो में उस जाने पहचाने चेहरे को देखा। उस गाने की धुन सुनकर जिसे वो सिर्फ उसके लिए गाता था, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसका मन तो जोर से चिल्लाने का कर रहा था, देखो वो लड़का मेरा है। लेकिन जब उसने वीडियो का आखिरी हिस्सा देखा, जब उसने सीनियर लड़कियों के लिए गाना गाने वाली बात सुनी, तो लिन शियाओन अचानक बहुत घबरा गई। ऐसा नहीं हो सकता, यी चैन किसी और लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? साफ था कि उसे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि जिस लड़के से वो चुपके चुपके प्यार करती थी, वो किसी और से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। उस पल उसका ध्यान नहाने पर नहीं था। सू शाओ को जल्दी से फोन वापस करने के बाद उसने तुरंत अपना फोन उठाया, उस खास निकनेम वाले कॉन्टैक्ट को ढूंढने लगी। उस पल लिन शियाओन बहुत बेताबी से येन से पूछना चाहती थी कि क्या उसकी कोई ड्रीम गर्ल है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे डर था, डर इस बात का कि कहीं ये खबर सच न हो। आखिर में लिन शियाओन ने बस एक आम सा मैसेज भेजा, मैंने अभी ऑनलाइन एक वीडियो देखा, तुम बहुत शानदार गाते हो। उस आम से लहजे ने अनजाने में ही उसके दिल की कमजोरी जाहिर कर दी। जाहिर है उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन वो यी चैन के सामने अपनी उदासी या नकारात्मक भावनाएं नहीं दिखाना चाहती थी। जब लिन शियाओन बेचैनी और घबराहट के साथ जवाब का इंतजार कर रही थी, तब मैंने भी अपना मिलिट्री ट्रेनिंग सेशन खत्म कर लिया था। मैं अपने गेम में रैंक बढ़ाने के लिए फोन खोलने ही वाला था कि तभी मुझे लिन शियाओ का मैसेज दिखा। इससे मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। मैंने तुरंत जवाब दिया, कौन सा वीडियो? मैंने तो कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। लिन शियाओन ने देखा कि उसके मैसेज का इतनी जल्दी जवाब आ गया है। मेरा जवाब पढ़कर उसे बहुत खुशी हुई। संवेदनशील होने के नाते उसे तुरंत एहसास हुआ कि शायद चीजें वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था, क्योंकि लिन शियाओ मुझे जितना जानती थी उसके हिसाब से यी चैन असल में 10,000 साल पुराने लकड़ी के लट्ठे जैसा था। इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास थी, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो वो इतनी जल्दी किसी और के प्यार में कैसे पड़ सकता था? लेकिन उसने रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने मुझे उस वीडियो के बारे में बताया, तब मुझे सब कुछ समझ आया। मैंने उसे जवाब दिया, अरे वो तो कुछ सीनियर लड़कियां मुझसे मिलने आई थी, इसलिए मैं बस उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था। मामले की सच्चाई समझने के बाद लिन शियाओन ने राहत की सांस ली। ये जानकर कि येन का स्वभाव अभी भी वैसा ही है जैसा हाई स्कूल में था, वो मन ही मन बहुत खुश हुई। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने मुझे अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक फोटो भेजी। मैं काफी समय से तुम्हारी फोटो देख रही हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हो
कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मैं कैसी दिखती हूँ। तुम्हें भी एक झलक दिखाती हूँ। फोटो में लिन शाओ अपनी यूनिफॉर्म में बिस्तर पर बैठी थी। उसके बाल एक युवा पोनीटेल में बंधे थे, लेकिन वो साधारण सी ड्रेस भी उसकी शानदार खूबसूरती को छिपा नहीं पा रही थी। वो धरती पर उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। हालांकि फोटो देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे दोस्त, मुझे पता है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति को परखने के लिए तुम्हें इन चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ना? लिन शाओ थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई, लेकिन जब उसने अपनी भेजी हुई फोटो को ध्यान से देखा तो उसका चेहरा अचानक लाल हो गया, क्योंकि उस समय वो नहाने जा रही थी। इसलिए उसने अपने कपड़े पहले ही उतार दिए थे, लेकिन उसने बहुत जल्दबाजी में फोटो ली थी, इसलिए फ्रेम में उसके प्राइवेट अंडरगारमेंट्स भी आ गए। लिन शाओ को शर्मिंदगी भी हुई और गुस्सा भी आया। उसने जवाब में मैसेज किया, बदतमीज, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं नहाने जा रही हूँ। फोन रखकर लिन शाओ इतनी शर्मिंदा थी कि उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और मन ही मन खुद को कोसने लगी। ओह लिन शाओ, तुम सच में कितनी बेशर्म लड़की हो। ठीक उसी पल जब यूची चेन ने उसे ये बात याद दिलाई, अचानक उसके दिल में एक गुप्त खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद लिन शाओ फिर से प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। ये चैन हमेशा सिर्फ उसी का रहेगा। उसके रूममेट्स ने ये सब देखा। उन्हें लगता था कि लिन शाओ के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, इसीलिए वो किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिल में पहले से ही कोई था। सू शियाशा अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और पूछा, शियाशुएन, क्या ये यंग गाय तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बिस्तर पर लेटी लिन शियाशुएन कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसने थोड़ी उदासी के साथ जवाब दिया, वो मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट था। पूरे 3 साल तक मैं उसे चुपके चुपके पसंद करती थी। ये सुनकर सू शियाशा को यकीन ही नहीं हुआ। कैंपस की इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की 3 साल से एक तरफा प्यार में थी, तो फिर तुमने खुद पहल करके उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई? सू शियाशा को अपनी बात कहते ही पछतावा हुआ। उसकी जबान उसके दिमाग से ज्यादा तेजी से चल गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की का पहले अपने प्यार का इजहार करना थोड़ा अजीब लगता, लेकिन उसकी सहेली की सोच बिल्कुल गलत थी। उसने बस लिन शियाओशुएन को मुस्कुराते हुए ये कहते सुना, 3 साल हो गए हैं, मैंने उसे कई बार इशारे किए हैं, लेकिन वो सच में बिल्कुल पत्थर दिल है, पूरी तरह से सीधा साधा लड़का। वह मेरे किसी भी इशारे को समझ ही नहीं पाता। दूसरी जगह लिन शियाओशुएन से बातचीत खत्म करने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। अचानक मैंने नीचे से गुजरती कई लड़कियों को देखा। वे अंदर झांकने और फिर शरारती हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। इससे मेरा चेहरा गुस्से से भर गया। मैंने झटके से पर्दा खींच दिया। कैसे लड़के हैं और लड़कियां भी शायद मेरे लुक्स पर फिलाहों की मदद हो गए, सपने में ही सही, शायद अगले जन्म में। उसके बाद मैंने थोड़ा फ्रेश होकर कपड़े बदले और डॉर्मेट्री से निकलकर सीधे कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा एक लड़की की नजर मुझ पर पड़ जाएगी। उसकी नजर ऐसी थी जैसे किसी शिकार को घूर रही हो। सिस्टर लिन युआनी को रिपोर्ट करते हुए टारगेट आ गया है, लगता है वो कैफेटेरिया जा रहा है। समझ गई, उस मेल गॉड पर नजर बनाए रखो। मुझे अपनी तरफ से भी कुछ तैयारियां करनी है। जब ये पूरी तरह सफल हो जाएगा तो मैं तुम सबको 5000 युआन का कॉस्मेटिक सेट दूंगी। इतना बड़ा इनाम सुनकर वो लड़की मन ही मन बहुत उत्साहित हो गई। ये 5000 युआन का पूरा सेट था, जो उसके 2 महीने के खर्च से भी ज्यादा था। स्कूल गेट पर लिन युआनी ने एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ अपना फोन बंद कर दिया। वो उस खास कन्फेशन गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जिसे उसने खास तौर पर ऑर्डर किया था। दिन में उस सिंगिंग सेंसेशन को देखकर उसे काफी खतरा महसूस हुआ था, इसलिए उसने बढ़त बनाने के लिए तेजी से कदम उठाने का फैसला किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस स्कूल में कितनी जबरदस्त प्रतिद्वंदी मौजूद है। वैसे उसका लुक कुछ खास असाधारण नहीं था। उसकी एकमात्र खूबी थी उसकी हॉट बॉडी और थोड़ी बहुत दौलत। जाहिर है मुझे इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि रात के खाने में क्या मजेदार चीज खाई जाए। लेकिन जैसे ही मैंने कैफेटेरिया में कदम रखा, खाना परोसने वाली आंटी ने मुझे तुरंत पहचान लिया। अरे जवान आदमी, आओ मुझसे चावल ले लो। किचन वाली आंटी के जोरदार बुलावे पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। वैसे भी उनसे चावल लेने का मतलब था ज्यादा खाना, क्योंकि उनके हाथ कांपते नहीं थे। हालांकि चावल परोसते समय भी उन्होंने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी और अपनी पोती के बारे में बताना शुरू कर दिया। यह सुनकर मैं मन ही मन बस मुस्कुरा दिया। उसी समय जिस लड़की को मुझ पर नजर रखने का काम सौंपा गया था, इसे लिन युआन का फोन आया। उसने उसे आदेश दिया कि वो मुझे किसी भी तरह मीटिंग वाली जगह पर ले आए। जैसे ही मैंने खाना खत्म किया और कैफेटेरिया से बाहर निकला, एक लड़की ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि कोई इमरजेंसी है और उसे मेरी मदद चाहिए। उसे देखते ही मुझे पता चल गया कि वो साफ झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उसे टोका नहीं। इसके बजाय मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई। मैं देखना चाहता था कि वो मेरे साथ क्या चाल चलने की
की योजना बना रहे हैं। इसलिए मैंने उसके पीछे जाने और देखने का फैसला किया कि क्या होता है। अभी एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट के पास बने चौक पर हंगामा देखने के लिए लड़कियों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। उनके सामने गुलाबों का एक विशाल ढेर था जिसे बड़े से दिल के आकार में सजाया गया था। अंदाजा था कि वहाँ हजारों फूल थे। फूलों के उस समुद्र के पीछे एक सुपर स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जो बहुत जबरदस्त और आलीशान लग रही थी। ये नजारा देखकर हर कोई समझ गया कि कोई अपने प्यार का इजहार करने वाला है। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। क्या बाहर का कोई अमीर लड़का हमारे स्कूल की किसी लड़की को प्रपोज करने आया है? सब लोग उस सुपर कार को देखो, मैंने अभी अभी ऑनलाइन देखा, इसकी कीमत 40 मिलियन युआन से ज्यादा है। ठीक उसी समय वो लड़की मुझे उस जगह ले गई और साथ ही मैंने आसपास के लोगों की फुसफुसाहट सुनी। अचानक मेरे मन में कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। जब तक मैं मुड़ा, वो लड़की जो मुझे वहाँ ले गई थी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह लिन युआनी खड़ी थी जिसके हाथ में ताजे फूलों का गुलदस्ता था और उसके पीछे काबिल असिस्टेंट्स की एक टीम थी। उन्होंने एक बहुत लंबा बैनर पकड़ रखा था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, येन, लिन युआनी तुम्हें बहुत पसंद करती है। देखने वालों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ लोग इतने शानदार और भव्य तरीके से प्यार के इजहार को देखकर बहुत प्रभावित थे और सच में चाहते थे कि यह जोड़ी सफल हो, लेकिन कुछ लोग इतने गुस्से में थे कि वे उस नजारे को खत्म कर देना चाहते थे। किसे पता था कि लिन युआनी इतनी जबरदस्त चाल चलने की हिम्मत करेगी। अब अनगिनत लोगों की नजरों के सामने लिन युआनी ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। उसने एक मनमोहक आवाज में बात की जिसमें एक बड़ी बहन जैसा अंदाज था। जूनियर यी चैन, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी खूबसूरती शायद दुनिया हिला देने वाली ना हो, लेकिन बदले में मेरे पास थोड़ी दौलत है। अगर तुम बस सिर हिलाकर हाँ कह दो तो ना सिर्फ मेरे पीछे खड़ी ये टॉप क्लास सुपर कार तुम्हारी हो जाएगी, बल्कि मैं तुम्हें मड्डू के बीचों बीच एक लग्जरी विला भी दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताने के लिए अपनी सारी दौलत दांव पर लगाने को तैयार हूँ। तो यी चैन, क्या तुम मेरी जिंदगी का साथी बनने को तैयार हो? इस दिल में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारे लिए मेरा छोटा सा प्यार है। इस विशाल शहर में ये सच में कितना प्यारा एहसास है। प्यार के इजहार की ये बातें सुनकर मैं अचानक चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हाँ कहूँ या नहीं, लेकिन असल में मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी नाटकीय स्थिति का अनुभव नहीं किया था। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैं अभी सिर हिला देता तो मैं निश्चित रूप से जिंदगी के 20 साल के संघर्ष से बच सकता था। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतनी सी चीज मेरा दिल पिघला सकती है? बहन, मुझे सच में अफसोस है, मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा सीना आराम के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है। पर तुम्हारे साथ रहने से मेरी पढ़ाई में सच में रुकावट आएगी। ये सुनकर लीनू के दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। ये कैसा कारण है? अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो कम से कम दिल से तो करो। वैसे तुम लोगों को बड़े चेस्ट पसंद नहीं है क्या? जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उसने मेरी पीठ धोई। वो बहुत गुस्से में थी। उसने जोर से जमीन पर पैर पटके, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। इसके बजाय उसने काम पूरा करने के लिए प्लान बी बनाने का सोचा। बस इंतजार करो मर्दाना देवताओं। तो क्या हुआ अगर मेरा चेस्ट बड़ा है? एक बार जब तुम मेरे साथ हो जाओगे तो मैं तुम्हें रोज नेचुरल मिल्क वॉश का मजा लेने दूंगी। तुम बस आराम से बैठना और मजा करना। फिर जब मैं डॉर्मेट्री लौटा तो मैंने देखा कि वी चैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का ढेर लगा हुआ था। मैं मन ही मन उस कमीने को कोस रहा था जिसने मुझे धोखा दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर मैंने देखा कि एक लड़की पजामा पहने खड़ी थी और थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, दाई चैन, हमारे डॉर्म रूम का लाइट बल्ब खराब हो गया है, क्या तुम उसे ठीक करने में हमारी मदद कर सकते हो? ये सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। आधी रात को लाइट ठीक करने के लिए लड़कियों के डॉर्म में बुलाया जाना। मुझे हिचकिचाते देख लड़की ने तुरंत क्यूट हरकतें करना शुरू कर दिया। भाई दाई चैन, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। हमारी हाइट कम है, हम सच में वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति में मैं कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए आखिरकार मुझे हाँ कहना पड़ा। आखिरकार उनकी हाइट को देखते हुए सीलिंग लाइट ठीक करने की कोशिश करना वाकई उनके लिए एक चुनौती थी। मेरा जवाब सुनकर लड़की बहुत उत्साहित हो गई। बहुत बढ़िया दा चैन, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। इसी बीच डॉर्मेट्री बिल्डिंग 1 के एक कमरे में लिन वेनर दूरबीन पकड़े बड़बड़ा रही थी। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? तभी उसके पास खड़ी एक लड़की बोली, बड़ी बहन, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम ऐसा करना चाहती हो? ये सुनकर लिन वेनर बेपरवाही से मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, चूंकि कन्फेशन फेल हो गया इसलिए मेरे पास इस आखिरी और बेताब कोशिश के अलावा कोई चारा नहीं है। इस तरह मैं देखूंगी कि कौन मेरे जूनियर दाचैन को मुझसे छीनने की हिम्मत करता है। यहाँ तक कि वह सुयाओ लड़की भी टिक
टिक नहीं पाएगी। असल में ये सब लिन वेनर की रची हुई एक चाल थी जिसका मकसद दाई चैन को अपने कमरे में बुलाना था ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। दूसरी लड़की ने हिचकिचाते हुए उसे सलाह देने की कोशिश की, बड़ी बहन जूनियर दाई चैन बेशक हैंडसम है लेकिन ऐसा करके तुम अपनी पवित्रता खो दोगी। उसे हैरानी तब हुई जब लिन वेनर ने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, पिछले कुछ दिनों में मैंने जो देखा है उसके हिसाब से जूनियर दाई चैन जैसा इंसान एक बार कुछ हो जाने के बाद अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा और नहीं अपनी जिम्मेदारी से भागेगा। वह पक्का आखिर तक जिम्मेदारी निभाएगा। तुम सब मेरी यह बात याद रखना। एक बार जब तुम जूनियर दाई चैन को अंदर ले आओ तो चुपके से दरवाजा कसकर बंद कर देना। आज रात मुझे उसकी औरत बनना है। एक और सीन में मैं उस लड़की के पीछे पीछे एक डॉर्मेट्री बिल्डिंग के पास पहुंचा। दीवार पर लगे साइन को देखकर मेरी भौहें तन गई। मुझे लाइट ठीक करने के लिए बुलाया गया था और उसके लिए इतनी दूर आना पड़ा। क्या सच में इस पूरी बिल्डिंग में एक भी लंबी लड़की नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। साफ तौर पर इसमें कोई साजिश लग रही है। तभी जब हम डॉर्म मैनेजर के कमरे के पास से गुजरे तो मैंने अंदर आवाज लगाई, आंटी इस लड़की के कमरे की लाइट खराब है, इसे ठीक करने के लिए आपकी मदद चाहिए। आगे चल रही लड़की ने यह सुना और कांप उठी। उसका पैर लगभग लड़खड़ा ही गया था। मैनेजर ने आवाज सुनी और बाहर आ गई। हैरानी भरे चेहरे से पूछा कि इस कमरे की लाइट खराब है, क्या तुम्हें स्कूल ऐप से रिपेयर की रिपोर्ट करना नहीं आता? ये शब्द सुनते ही लड़की के चेहरे की मुस्कान रोने जैसी हो गई। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया। मैं अब माजरा समझ गया था और उसे थोड़ा चिढ़ाने ही वाला था। उसका गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा देखकर मैंने आखिरकार उसकी मदद करने का फैसला किया। लगता है मेरी क्लासमेट को पता नहीं थे कि स्कूल ऐप के जरिए रिपेयर की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक यही बात है। अजीब स्थिति से बचते हुए लड़की ने जोर जोर से सिर हिलाया। पास खड़ी मैनेजर ने उन दोनों को अजीब नजरों से देखा। बाहर अंधेरा है तो क्या तुम बच्चे मुझे बेवकूफ समझते हो? लेकिन इस नौजवान को उसकी मदद के लिए आगे आते देख उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। अब तुम्हें पता चल गया है तो ठीक है, तुम दोनों वापस जाओ। मेरे जाने के बाद मैनेजर के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उन्होंने लड़की को सख्ती से देखते हुए पूछा, सच सच बताओ असल में मामला क्या था? लड़की के पास कोई और चारा नहीं था, हालांकि उसे आधी अधूरी सच्चाई बतानी पड़ी। हालांकि लिन वानर के उस पक्के प्लान वाली बात को घुमा फिराकर दाई चान को लड़की के डॉर्म में घूमने फिरने के लिए बुलाने की बात में बदल दिया गया। फिर भी डॉर्म मैनेजर ने उसे बुरी तरह डांटा। तुम लड़कियां बस दिन भर लोगों से चिपके रहना जानती हो, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत लड़कियों वाली शर्म लिहाज बनाए रखना नहीं आता? अपने कमरे में जाओ और सोच विचार करो या फिर प्रिंसिपल को इसकी रिपोर्ट करो। जी धन्यवाद मैनेजर। इतना कहकर लड़की तुरंत घबराहट में वहां से भाग गई। जब लीनू को पता चला कि प्लान फेल हो गया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, जूनियर दाई चैन तुम्हारा IQ इतना ज्यादा क्यों है? मैंने खुद को पेश करने की पूरी तैयारी कर ली थी और मुझे ये खबर मिली। वो सच में बहुत परेशान थी। डॉर्म में वापस आकर मैंने फिर से अपना फोन उठाया। वीचैट पर लगातार आ रही फ्रेंड रिक्वेस्ट की बाढ़ को देखकर मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैं उन सबको डिलीट नहीं कर सकता। मैं सच में उन्हें संभाल नहीं पा रहा हूँ। उन सबको हटाना लगभग नामुमकिन है। अगर तुम इतने बहादुर हो तो मुझे पता मत चलने देना कि किस कमीने ने जानकारी लीक की है, वरना मैं उसे जरूर बता दूंगा कि मेरा मुक्का ज्यादा सख्त है या उसका सिर। इसी बीच किसी यूनिवर्सिटी में चेनजिंग हाउ को अचानक छींक आई और वो बुदबुदाने लगा। क्या भाई दाई को पता चल गया है कि मैंने उनका अकाउंट लीक किया है? असल में आज दूसरों से बात करते हुए उसने सुना कि उसका अच्छा भाई फिर से ऑनलाइन वायरल हो रहा है, तो वह दाई चेन के साथ वीचैट फ्रेंड होने की डीन मानने से खुद को रोक नहीं पाया। मैसेज भेजने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अकाउंट ID को ब्लर नहीं किया था, इसलिए उसने जल्दी से मैसेज वापस ले लिया। लेकिन अफसोस निसोलेंस ने तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मुझे दर्दनाक एहसास हुआ कि मेरी डिलीट करने की रफ्तार लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट के मुकाबले बहुत धीमी थी। ठीक है, अब मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने लाइट बंद की और कल की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अपनी एनर्जी बचाने के लिए सीधे सो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इस नींद की वजह से एक खूबसूरत लड़की बेकार में इंतजार करती रह गई। इस समय मोटो के एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वह लगातार सोच रही थी, उसने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं की। ये सीनियर जो अपने तीसरे साल से ही पूरे देश में मशहूर थी, अब उसके खूबसूरत चेहरे पर डार्क सर्कल्स दिखने लगे थे। जब से उसे इंटरनेट से दाई चेन की वीचैट ID मिली थी, उसने तुरंत उत्साह के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। उसे डर था कि कहीं दाई चेन उसे रिजेक्ट न कर दे, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह कौन है। उसने खास तौर पर एक नोट भी जोड़ा था, हेलो जूनियर दाई चेन, मैं लिंगुआ हूँ, मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। लिंगुआ का प्लान तो स्मार्ट था, लेकिन वो एक बात भूल गई थी। जब किसी वायरल मेल गॉड हैंडसम लड़के की वीचैट ID लीक होती है तो कितनी लड़कियां उसे ऐड करने के लिए बेताब हो जाती है।
है। लिंगुआ, जिसे लगा था कि उसकी रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी, उसे रात 8 बजे से आधी रात 12 बजे तक इंतजार करना पड़ा। वो बड़बड़ाती रही कि शायद वो बिजी होगा और उसने देखा नहीं होगा, लेकिन फिर उसके मन में आया, मिस्टर दाई, आप मुझे ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? इस अजीब स्थिति ने लिंगुआ के मन में थोड़ा शक पैदा कर दिया, जो 1 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, कि क्या उसका चार्म कम हो गया है। लेकिन वीबो पर अनगिनत फैंस को उसे वाइफ कहते देख उसे यकीन हो गया कि उसका आकर्षण अभी भी बरकरार है। तो फिर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर क्यों नहीं हुई? लिंगुआ को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो बेवकूफी से सुबह होने तक इंतजार करती रही। ये नजारा उसकी असिस्टेंट ने देखा और हैरान रह गई। हे भगवान बॉस, आप अभी तक सोए नहीं? सब कुछ समझने के बाद असिस्टेंट को ये बात मजेदार भी लगी और दुखद भी। इतनी मशहूर लड़की इस मामले में इतनी नादान कैसे हो सकती है? यू मैं समझती हूँ कि तुम उसे जानना चाहती हो, लेकिन इस तरह रात भर जागकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिंगुआ बस मुस्कुरा दी। अगर मैं इंतजार नहीं करूंगी तो जूनियर दाई चैन को जल्द से जल्द अपने स्टूडियो में कैसे ला पाऊंगी? ये सुनकर असिस्टेंट ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि उसमें सिर्फ एक असिस्टेंट के गुण हैं। उसकी सोच अभी भी बहुत छोटी थी। दाई चैन के टैलेंट और लुक्स को देखते हुए अगर वो स्टार नहीं भी बनता तो सिर्फ एक स्ट्रीमर बनकर ही बहुत सारा पैसा कमा सकता था। असल में कई घरेलू एंटरटेनमेंट कंपनियां भी दाई चैन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिंगुआ की तरह ही उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट का भी कोई जवाब नहीं मिला। जब असिस्टेंट को लगा कि उसने अपनी बॉस को गलत समझा था, तभी लिंगुआ ने अचानक एक और बात कही, बेशक सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं उसे किडनैप करके अपने छोटे से अपार्टमेंट में छिपाकर रखना चाहती हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट को वही पुरानी जानी पहचानी फीलिंग फिर से महसूस हुई, जैसा कि उम्मीद थी। ये पागल लड़की बस उसके लुक्स पर फिदा थी। लिंगू को जाहिर है ये पता नहीं था कि उसकी जो शानदार इमेज बनी थी वो उसके असिस्टेंट की नजरों में एक बार फिर टूट गई थी। इसके बजाय उसने बहुत गंभीरता से कहा, सिस्टर लैन, अभी के लिए मेरे सारे शेड्यूल कैंसिल कर दो। मुझे खुद जाकर जूनियर दा चैन को ढूंढना है। तब तक मैंने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन ली थी और ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच गया था। क्लास मॉनिटर होने के नाते मैंने जल्दी से क्लास को ठीक से लाइन में लगने का आदेश दिया, वरना अगर हम इंस्ट्रक्टर के आने पर लाइन में लगना शुरू करते तो नतीजा पक्का बुरा होता। और हुआ भी वही। जब इंस्ट्रक्टर मैदान में आए तो कई क्लास ऐसी थी जिन्होंने अपनी लाइनें ठीक से नहीं बनाई थी। सुबह सुबह ही डांट पड़ गई, और जब दाई चिंगजू वहां आई और देखा कि लाइनें एकदम सही बनी हुई हैं, तो उनकी आंखों में हैरानी दिखी। लगता है हमारी क्लास 3 काफी अच्छा कर रही है। फिर लड़कियां एक साथ चिल्लाईं, यह सब मॉनिटर की बेहतरीन लीडरशिप की वजह से है। यह सुनकर दाई चिंगजू ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मॉनिटर हो? मैंने सुना है कि कल एक सीनियर ने तुम्हें प्रपोज किया था, यहाँ तक कि गिफ्ट में विला के साथ सुपर कार भी देने को कहा था। तो क्या तुमने आखिर में उसे स्वीकार किया? इस गपशप वाले सवाल पर सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता चला कि इंस्ट्रक्टर को भी गपशप करना पसंद है। इससे उन्हें उनके साथ थोड़ा अपनापन महसूस हुआ। लेकिन जब मैंने ये शब्द सुने तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरा मन किया कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं उनकी लाइन ठीक करने में मदद कर रहा था तो वो मुझे सबके सामने इस तरह शर्मिंदा करेंगी। इंस्ट्रक्टर को जवाब देते हुए मैंने कहा, मैंने नहीं किया। यह सुनकर दाई चिंगजू समझदारी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह जवाब सुनकर उनका अपना मूड भी कितना खुश मिजाज हो गया था। बातचीत का समय खत्म हो गया और फ्रेशर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग जोर शोर से जारी रही। तेज धूप पड़ रही थी जिससे स्टूडेंट्स का बुरा हाल था, लेकिन तभी लाइन के बीच से जोर से आवाज आई। शिनिंगचू अचानक बेहोश हो गई। दाई चिंगजू ने शोर सुना और देखने के लिए दौड़ी। लड़की का पीला चेहरा देखकर उन्हें लगा कि ये हीट स्ट्रोक, लू लगने का मामला है। इसे तुरंत इंफर्मरी मेडिकल रूम ले जाओ। आदेश मिलते ही मैंने शिष्टाचार की परवाह किए बिना शेनिंग क्यू को सीधे गोद में उठाया और इंफर्मरी की ओर दौड़ पड़ा। इस नजारे को देखकर क्लास की सभी लड़कियां जलने लगी। वे काश मैं बेहोश हुई होती। ट्रे मैंग में, जो दाई चैन पर सबसे ज्यादा नजर रखती थी, ने झुंझलाहट में होंठ सिकोड़े। कितनी चिड़चिड़ाहट वाली बात है। फिर से वही चैनिंग क्यू। पहले उसने मेरे ड्रीम बॉय के बदल में बैठने की जगह हथिया ली और अब वो उसकी गोद में है। थोड़ी देर बाद मैं शेनिंग क्यू को स्कूल की इंफर्मरी ले गया। मैंने सफेद कोट पहने मेडिकल स्टाफ से कहा, डॉक्टर, लगता है इसे हीट स्ट्रोक की
वजह से बेहोशी आ गई है, प्लीज इसे देख लीजिए। नर्स ने यह सुना और पहले मुझे ऐसे हैरानी से देखा जैसे स्कूल में कोई दुर्लभ पांडा देख लिया हो। फिर शेनिंगकिंग चू की जांच शुरू की। लगभग 7-8 मिनट बाद नर्स मरीज के कमरे से बाहर निकली। इस लड़की को कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, बस ब्लड शुगर थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए ये बेहोश हो गई थी। अंदर जाकर इसका ध्यान रखना और जब ये जाग जाए तो मैं इसका EKG चेक करूंगी और फिर ये जा सकती है। बाद में शेनिंगकिंग क्यू को स्कूल की इंफर्मरी ले गया। मुझे एहसास हुआ था कि मैं इस सीने पर कोई भारी बोझ हट गया हो, इसीलिए मैं इस सप्ताह के बिस्तर पर अस्पताल के बिस्तर के पास बैठ गया। तभी मुझे वो पल याद आया जब मैंने उसे गोद में उठाया था। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि उसका छोटा सा शरीर असल में कितना मुलायम और सुडौल था। लगभग 10 मिनट बाद शेनिंगकिंग चू अपने बिस्तर पर जाग गई। उसने थोड़ी देर इधर उधर देखा, घर देखा और जल्दी ही समझ गई कि क्या हुआ था। उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, डॉक्टर इस बार मैंने आपको सच में बहुत परेशान किया। तभी नर्स अंदर आई। ओह, तुम जाग गई हो। मैं तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को बस याद दिलाने ही वाली थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एनीमिया है और तुम्हें पता भी नहीं था। आजकल के बच्चे सच में हर समय बस खेलने कूदने में ही लगे रहते हो। तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा संयम बरतना सीखना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखना। ये कहते ही हम दोनों वहीं जम से गए। शेनिंग चू ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। दाई चैन के साथ मेरा रिश्ता वैसा नहीं है। ये कहते ही शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके दिल में खुशी की एक झलक भी थी। हालांकि उसने दाई चैन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अचानक मिले बॉयफ्रेंड वाले इस टैग पर मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे बस बहुत अजीब लग रहा था। ये वाकई बहुत शर्मनाक था। मैं जो अपनी जिंदगी के 18 साल से वर्जिन हूँ और एक नर्स मुझे संयम बरतने की सलाह दे रही है, जबकि शेनिंगकिंग क्यू ने इससे इनकार कर दिया था। मैंने भी जल्दी से कहा, मैम हम बस क्लासमेट्स हैं, आप जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन नर्स ने सफाई सुनने से भी इनकार कर दिया। तुम बच्चे, मैं तुम सबको अच्छी तरह जानती हूँ। अब हम सब बड़े हो गए हैं, शर्माने की क्या बात है। इतना कहकर उसने हमें सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और सीधे बाहर चली गई। कमरे के अंदर शेनिंगकू का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना सिर चादर के नीचे छिपा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति का सामना कैसे करे। दरवाजे के बाहर नर्स लड़की का मेडिकल रिकॉर्ड लिए खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक समझदार मुस्कान थी। तुम बच्चे मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। उस लड़की की आंखों में प्यार की जो चमक थी, मैं उसे साफ देख सकती हूँ। हालांकि ये लड़का उतना ही हैंडसम है जितना लोग कहते हैं, लेकिन लगता है कि वो थोड़ा नासमझ है। उम्मीद है कि लड़की इस मौके का फायदा उठा पाएगी। हालांकि उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होने वाली थी। नर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि शेनिंगकिंग इतनी ज्यादा शर्मीली होगी कि वे दोनों उस कमरे में लगभग आधे घंटे तक बिना एक शब्द बोले साथ रहे। जब देखा कि लड़की कुछ नहीं बोल रही है तो मैंने थोड़ा आराम करने का मौका लिया और थोड़ी देर झपकी लेने के लिए पास की मेज पर अपना सिर टिका दिया। तभी शेनिंग चू ने धीरे से चादर के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दा चैन की पीठ को देख रही थीं और वे अर्धचंद्र के आकार में मुड़ रही थी। लेकिन न जाने क्यों अचानक उसके चेहरे के भाव दर्द भरे हो गए। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने धीरे से आवाज दी, दाई चैन। शेनिंग चू की आवाज सुनकर मैंने तुरंत आंखें खोली और देखा कि वो हकला रही थी और बोलने में संघर्ष कर रही थी। मेरे पास वो चीज है, मैंने बिना कुछ समझे पूछा। कौन सी चीज? ये सुनकर शेनिंग चू और भी ज्यादा शर्मा गई। उसे लगा कि दाई चैन जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है। ये मेरे पीरियड्स है। तब मुझे समझ आया, ओह तो तुम्हें पीरियड्स हुए हैं। क्या हुआ? क्या मुझे उसे लेने जाना है? बस उससे कहो कि वो स्कूल गेट पर मेरा इंतजार करे। शेनिंग चू पूरी तरह से चुप हो गई। वो सच में उस परेशान करने वाले लड़के को काटना चाहती थी। उस पल उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर मुझे आखिरकार समझ आया कि वो क्या कहना चाह रही थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना सीधा साधा लड़का हूँ। शेनिंग चू ने उस बेवकूफ लड़के को घूरते हुए बेबसी से कहा, अब मुझे पीरियड्स हो रहे हैं लेकिन मैं अपने साथ पैड नहीं लाई हूँ। ये सुनकर मुझे सब समझ आ गया। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि उसे एनीमिया है। ये महीने का वही समय था। अब जब मुझे स्थिति समझ आ गई थी तो मैंने शेनिंग चू की ओर देखा और कहा, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पैड खरीद कर लाता हूँ। ये सुनकर लड़की ने बात मान ली और सिर हिलाया। जब मैं सुपरमार्केट पहुंचा तो पैड की इतनी सारी किस्में देखकर मैं उलझन में पड़ गया। इतने सारे प्रकार क्यों हैं?
मुझे कौन सा खरीदना चाहिए। जब मैं अभी भी सोच विचार कर रहा था तो एक महिला सेल्स क्लर्क मेरे पास आई। नमस्ते, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर किसी को भी स्टाफ की सलाह पसंद नहीं आती, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपको ठगा जा रहा है। लेकिन इस स्थिति में खुद से चुनना निश्चित रूप से गलत होता। क्या मुझे हर तरह का एक पैकेट खरीद लेना चाहिए? चेकआउट के लिए ढेर सारा सामान ले जाना और भी शर्मनाक होता। आखिरकार मेरे पास अपनी बात कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। दीदी, मुझे कुछ पैड खरीदने हैं। दीदी सुनकर क्लर्क का चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। आप पैड खरीदना चाहते हैं? वाक्य के अंत तक क्लर्क को कुछ एहसास हुआ और उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। उसकी आंखें फैल गईं और वो पूरी तरह से अविश्वास के साथ दाई चेन को घूरने लगी। उनकी बातचीत सुपरमार्केट में मौजूद कई लड़कियों ने भी सुनी। वे सभी हैरान दिख रही थी। एक लड़का सैनिटरी पैड खरीद रहा था। ऐसे में अगर वो कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं है तो निश्चित रूप से वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पैड खरीद रहा है। लेकिन दाई चेन के हैंडसम और आकर्षक रूप को देखकर वो भला कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति कैसे हो सकता था? जाहिर है वो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहा था। पता चला कि मेरा मेल गॉड तो पहले से ही किसी और का है। क्लर्क को भी एहसास हुआ कि वो थोड़ी बदतमीजी से पेश आई थी और उसने जल्दी से माफी मांगी। माफ करना, मुझे बहुत अफसोस है। छोटे भाई, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहे हो, है ना? मैंने बस बेबसी में सिर हिलाया। लोग इतने दखलंदाज क्यों होते हैं? फिर भी मैंने सच सच जवाब दिया। मैं अपनी क्लासमेट के लिए खरीद रहा हूँ। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान वो बेहोश हो गई थी और उसी समय उसे पीरियड्स भी हो रहे थे, इसलिए उसने मुझसे कुछ पैड खरीदने में मदद करने को कहा। ये सुनकर क्लर्क को थोड़ी जलन हुई और उसने आगे पूछा, तो तुम्हें कौन सा ब्रांड चाहिए? इस पर मैं बस खाली खाली नजरों से खड़ा रहा। अगर मुझे पता होता कि कौन सा खरीदना है तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों? क्या तुम प्रोफेशनल हो या नहीं? आखिरकार थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, बस सबसे अच्छा वाला दे दो, जो सबसे आरामदायक हो। क्लर्क को और भी जलन हुई कि शेनकिंग चू के लिए इतने महंगे पैड खरीदे जा रहे थे। इतना बढ़िया लड़का है, काश वो मेरा होता। मैंने क्लर्क से पैड का पैकेट लिया। पैसे देने के बाद ही मुझे पता चला कि महंगे आइटम सच में अलग होते हैं। एक छोटे से पैकेट की कीमत 200 युआन थी। हालांकि मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला स्कूल फोरम पर चर्चा का विषय बन गया था। क्या हो रहा है? क्या सच में मेरा मेल गॉड पैड खरीदने गया था? हो ही नहीं सकता। मुझे तो अभी तक उसे अप्रोच करने का मौका भी नहीं मिला। वो पहले ही किसी और का कैसे हो गया? क्या कोई सुंदर लड़की है? कौन जाकर पूछ सकता है कि क्या दाई चेन की सच में कोई गर्लफ्रेंड है? मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। मुझे डर है कि वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। जब पूरा स्कूल गपशप कर रहा था, मैं, जिसे कुछ पता नहीं था, इन्फर्मरी मेडिकल रूम वापस आ गया था। मुझे वापस आते देख शेनकिंग चू तुरंत उठ बैठी। उसने जल्दी से खुद को सहारा देकर उठाया। तभी बिस्तर पर लगा लाल दाग दिखाई दिया। शेनकिंग चू का चेहरा अचानक फिर से लाल हो गया, लेकिन मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं था। अरे, मैंने उन्हें खरीद लिया है। वह धन्यवाद। शाइनिंग चू ने अपना छोटा सा हाथ उन्हें लेने के लिए बढ़ाया ही था कि तभी नर्स अंदर आ गई। उसने बिस्तर पर लगे लाल दाग को देखा, फिर मेरे हाथ में पकड़े पैड्स को, और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या आजकल के युवा इतने बेबाक हो गए हैं कि अस्पताल के कमरे में ही ऐसी हरकतें करने लगे हैं? आखिरकार नर्स को उन्हें एक जरूरी बात समझानी ही पड़ी। उसने कहा, बच्चों, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है। अभी उसकी सेहत नाजुक है। जोरदार एक्सरसाइज करने की इतनी जल्दी ना करें। गलतफहमी का शिकार होने के कारण उन दोनों को समझ नहीं आया कि नर्स का क्या मतलब था। उन्हें लगा कि डॉक्टर ने कहा है कि शेन चिंगचू का शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए उसे अभी मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। ये देखकर नर्स बहुत संतुष्ट दिखी। फिर उसने शेन चिंगचू को तारीफ भरी नजरों से देखा। कौन जानता था कि ये लड़की इतनी दुबली पतली और कमजोर दिखती है, लेकिन असल में उसके मूव्स कितने शानदार हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसने इतने बेहतरीन लड़के को पटा भी लिया था। शेनिंग शू ने नर्स की अजीब नजर को महसूस किया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ठीक ठीक समझ नहीं पाई कि क्या। तभी मैंने अचानक बीच में कहा, मैम, प्लीज मेरी दोस्त का ध्यान रखिएगा। मुझे अब मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वापस जाना है और इंस्ट्रक्टर को भी स्थिति के बारे में बताना है। जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौटा तो मैंने सबसे पहले यू को शेनिंग चू की हालत के बारे में बताया और एक और बात जोड़ी। डॉक्टर ने कहा कि उसका शरीर कमजोर है, इसलिए उन्होंने उसे अभी ट्रेनिंग में शामिल न होने की सलाह दी है। ठीक है, अच्छी बात है कि वो ठीक है। अभी ब्रेक का समय है। तुम इधर उधर भागते रहे हो, तुम जरूर थक गए होंगे। पहले जाकर आराम कर लो। इस अचानक दिखाई गई चिंता ने मुझे हैरान कर दिया। इंस्ट्रक्टर अचानक मुझे निशाना
बनाना क्यों बंद कर दिया। लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपनी क्लास के रेस्ट एरिया की ओर चला गया। जब लड़कियों ने मुझे वापस आते देखा तो वे सब एक साथ खुशी से चिल्ला पड़ी, हमारी महान क्लास प्रेसिडेंट, वापस स्वागत है। अगर मैं तब वापस नहीं लौटा होता तो शायद वे मुझ पर लीडर होने के बावजूद आलस करने का आरोप लगाती। ऐसे ही शांत माहौल अचानक जीवंत हो उठा। सब लोग एक साथ हंस बोल रहे थे और उत्साह से बातें कर रहे थे। खुश मिजाज माहौल देखकर शू मैनमिंग ने सहजता से पूछा, हमारी महान क्लास प्रेसिडेंट, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यह सुनकर दूसरी लड़कियां घबरा गईं और उधर देखने लगी। हालांकि मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों पूछ रही हैं। आखिरकार शू मैनमिंग की बात सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरे स्कूल को मेरे सैनिटरी पैड खरीदने के बारे में पता चल जाएगा। मैं बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ ही समझा पाया। मुझे यहाँ आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। मैं गर्लफ्रेंड कहाँ से लाता? वे शैन चिंगचू के लिए थे। अचानक उसे पीरियड शुरू हो गए थे। ये सुनकर लड़कियों की भीड़ ने राहत की सांस ली। साथ ही उन्हें लगा कि वो सच में किसी खजाने की तरह दुर्लभ लड़का है। सैनिटरी पैड खरीदते समय उसने सबसे महंगा ब्रांड चुना था। बेशक लड़कियां थोड़ी जलन भी महसूस कर रही थी। कितना अच्छा होता अगर वो मदद मुझे मिल रही होती। शू मांगम और भी असहज महसूस कर रही थी। हालांकि उसे पता था कि उसके आइडल ने उन्हें किसी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं खरीदा था, लेकिन ये बात कि वे शैन चिंगचू के लिए थे उसे बिल्कुल भी खुश नहीं कर रही थी। शुआंग जितना इसके बारे में सोचती उसे उतना ही बुरा लगता। इसलिए वो क्लास प्रेसिडेंट से पूछे बिना नहीं रह सकी कि अगर मुझे भी पीरियड्स हो और मैं आपसे सैनिटरी पैड खरीदने के लिए कहूँ तो क्या ये ठीक रहेगा? बेशक यह ठीक रहेगा। आखिर मैं तुम्हारी क्लास प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरी मदद पाने के लिए तुम्हें सच में किसी मुश्किल में होना होगा। आज तो मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। शुआंग मांग ने थोड़ी निराशा के साथ सिर हिलाया। पता चला कि वो सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी ड्यूटी की वजह से मदद कर रहा था। शुआंग मांग चाहती थी कि वो उसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर ऐसा करे। बाद में स्कूल फोरम पर यह खबर फैल गई कि येचेन सिर्फ एक क्लासमेट की पैड खरीदने में मदद कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड होने की अफवाहें आखिरकार अपने आप खत्म हो गई। अनगिनत लड़कियों के दिलों से भारी बोझ हट गया। उसी समय एक महंगी सुपर कार धीरे धीरे गर्ल्स एकेडमी में दाखिल हुई। कार में बैठी व्यक्ति एल स्टार लिंग यू थी। उसकी खूबसूरत आंखें उसके उत्साह को छिपा नहीं पाई थी। आखिरकार मुझे अपने छोटे भाई या चैन को अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। सोचता हूँ कि क्या वो असल में तस्वीरों से भी ज्यादा हैंडसम है। उसके बगल में खड़ी असिस्टेंट कुछ बोल नहीं पाई। वो सच में उसकी बहुत बड़ी फैन थी। दोपहर के आसपास एडवाइजर वेन टिंगशिन बिजनेस सूट पहने हमारे सामने आई और कहा कि प्रिंसिपल मुझसे मिलना चाहते हैं। हालांकि मुझे थोड़ी उत्सुकता थी, पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बस एडवाइजर के पीछे पीछे चल दिया। लेकिन जैसे ही हम ट्रेनिंग ग्राउंड से निकले, वेन टिंगशिन ने अचानक कहा, वैसे जाने से पहले तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए क्योंकि तुम प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हो। ये सुनकर मैंने अपनी पसीने से भीगी मिलिट्री यूनिफॉर्म देखी। ये सच में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अलावा मैंने अभी अभी टिंगशिन से सुना था कि कोई मेहमान मुझसे मिलना चाहता है। मैं तुरंत डॉर्मेट्री वापस गया, जल्दी से ठंडे पानी से नहाया और दूसरे कपड़ों में बाहर आया। जब टिंगशिन ने मुझे देखा तो उसकी नजरें तुरंत बदल गई। अगर मिलिट्री यूनिफॉर्म में यी चेन एक शानदार और बहादुर सैनिक जैसा दिखता था, तो अब वो आज के जमाने के किसी हैंडसम हीरो जैसा लग रहा था। एडवाइजर को वहां खड़े देखकर मैंने कहा, मैम चलिए। जब टिंगशिन का ध्यान वापस आया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितनी शर्म की बात है, उसने सोचा और अपने से कई साल छोटे लड़के को ध्यान से देखने लगी। हम दोनों जल्द ही प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे। तब टिंगशिन ने मुझे याद दिलाया, तुम अकेले अंदर जाओ, मैं अब जा रही हूँ। मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर गया और कहा, नमस्ते प्रिंसिपल चैन। लगभग 40 साल के प्रिंसिपल ने मुझे ध्यान से देखा और उनकी आंखों में तारीफ की एक झलक दिखी। कितना हैंडसम नौजवान है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, लिंग यू बुला रही है। वो 3rd ईयर में तुम्हारी सीनियर भी है। ठीक है, तुम दोनों बात करो। इतना कहकर वो खुशी खुशी कमरे से बाहर चले गए। फिर मैंने अपने बगल में चुपचाप खड़ी लड़की को देखा। जब से मैं अंदर आया था मैंने उसे देख लिया था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। सिस्टर लिंग यू, नमस्ते। क्या आप मुझसे किसी खास वजह से मिलना चाहती हैं? ये सुनकर लिंग यू हंसी और बोली, छोटे भाई यी चेन, तुम बहुत हैंडसम हो। उसके बगल में खड़ी असिस्टेंट ने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। मैडम, अभी फैन गर्ल बनने का समय नहीं है, उसने याद दिलाने के लिए 2 बार खांसा। लिंग यू तुरंत होश में आई और मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। हेलो जूनियर यी चेन, मैं लिंग यू हूँ, पहली बार मिल रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं यी चेन हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझसे मिलकर आपको कितनी खुशी हुई? लिंग यू के होठों पर मुस्कान तुरंत जम गई। मेरे प्योरली स्ट्रेट मैन वाले कमेंट से उसे लगा कि उसका आकर्षण
फिर से कम हो रहा है। लेकिन जल्द ही उसे खुशी हुई। उम्मीद के मुताबिक ये लड़का यी चैन सुंदरता से अंधा होने वाला को आम इंसान नहीं था। जूनियर यी चैन, बात ये है, मैंने ऑनलाइन तुम्हारा गाना गाते हुए वीडियो देखा और मुझे लगता है कि तुम सच में टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें अपने स्टूडियो के साथ साइन करने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी देने को तैयार हूँ। लेकिन अजीब बात है कि इतनी बड़ी सैलरी की बात सुनकर भी मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। साफ साफ मना करने से पहले मैंने कहा, माफ करना, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं हो सकता। मेरे बोलते ही लिंगयू के मुंह से निकला मैं। उसके होठों से सवाल निकल ही गया। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक औपचारिकता होगी, क्योंकि एक टॉप स्टार एक मशहूर जूनियर को गाइड करना चाहती थी और वो खुद भी इतनी खूबसूरत थी। सच में कोई भी लड़का कभी मना नहीं करेगा। कोई खास वजह नहीं है, बस मैं नहीं करना चाहता, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर असिस्टेंट ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। साफ तौर पर उसे लगा कि येन ज्यादा पैसे की मांग करने के लिए भाव खा रहा है। असिस्टेंट को बोलना पड़ा, हमें माफ करे, हमें इस बारे में थोड़ी बात करनी है। फिर वो लिंगयू को प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर ले गई। यू, मुझे लगता है कि ये यी चैन तुम्हें सिर्फ इसलिए मना कर रहा है ताकि ज्यादा पैसे के लिए अपनी कीमत बढ़ा सके। ये सुनकर लिंगयू को साफ तौर पर शक हुआ और वो थोड़ी नाराज भी हुई। यी चैन इतना अच्छा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? असिस्टेंट ने उस लड़की को देखा जो उसकी खूबसूरती की वजह से अंधी हो गई थी। वो बस आह भर सकी और गुस्से से घूरने लगे। यूई, तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनाया था, मेरे सोशल अनुभव की वजह से ही ना। जरा पिछले 1 साल में शोबिज में हुई आपसी खींचतान के बारे में सोचो। ये सुनकर लिंग यूई का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसे याद आया कि कैसे वह पिछले 1 साल में मशहूर हुई थी। अगर ये अनुभवी असिस्टेंट न होती तो शायद वे लोग उसे बहुत पहले ही बर्बाद कर चुके होते। लेकिन जब भी वो यी चैन के शानदार और हैंडसम लुक के बारे में सोचती तो वह पक्के तौर पर कहती, मुझे यकीन है कि छोटा भाई यी चैन ऐसा इंसान नहीं है। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बस यही सलाह दी, तो फिर बाद में ऑफर की शर्तें बढ़ाकर देखते हैं कि वह कैसा रिएक्शन देता है। इसके कुछ ही देर बाद वे दोनों वापस अंदर आई। जूनियर यी चैन, हमने बाहर थोड़ी बातचीत की और तुम्हारे लिए ऑफर को दोगुना करने का फैसला किया है। क्या तुम सहमत हो? ये सुनकर मैं अचानक उस एहसान के बोझ तले दब गई। क्या वे सच में मेरी इतनी परवाह करती थी? लेकिन फिर भी मैंने मना करने का फैसला किया, क्योंकि स्टार होने का मतलब है कि जब भी आप बाहर निकले आपको कई तरह की परेशान करने वाली चीजों का सामना करना पड़ता है। इस स्कूल में भी सिर्फ एक पैड खरीदने पर ही मेरे बारे में हर जगह बातें होने लगी थी। अगर मैं सच में स्टार बन जाती तो क्या मुझे हर दिन किसी अपराधी की तरह अपना चेहरा छिपाकर घूमना पड़ता? मेरी बात सुनकर असिस्टेंट बहुत हैरान रह गया। क्या मैंने उसे गलत समझा था? इसके उलट बड़ी स्टार लिंगयू बहुत खुश थी। हालांकि उसने ज्यादा भावनाएं दिखाए बिना बस हल्की सी मुस्कान दी। असिस्टेंट को फिर भी यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा बात कही, मिस्टर यू चैन, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि हम जो शर्तें ऑफर कर रहे हैं वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ी है। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो बस कह दीजिए, हम जो भी पूरा कर सकते हैं जरूर करेंगे। हाँ, मुझे लगता है मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी थी, मतलब इनकार। ऑफर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। इस समय लिंगयू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और गर्व से बोल पड़ी, कहा था ना मैंने, जूनियर यी चैन ऐसे इंसान नहीं है। सच कहूँ तो अगर येन मान जाते तब भी लिंगयू खुश ही होती, लेकिन शायद उसकी भावनाएं इतनी गहरी नहीं होती। हालांकि यी चैन के मौजूदा रवैये ने साबित कर दिया कि उसकी इंसान को परखने की समझ एकदम सही थी, जिससे लिंगयू खुश भी हुई और उसे यी चैन और भी पसंद आने लगे। यह सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने खड़ी ये दोनों महिलाएं मेरे फैसले पर दाव लगा रही थी। लिंगयू को तब एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है और उसने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की। कुछ नहीं जूनियर यी चैन, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं अब चलती हूँ। मुझे इतना महत्व देने के लिए धन्यवाद। लिंगुआ ने यी चैन को जाते हुए देखा। उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने यहाँ आने के लिए इतनी मेहनत की थी सिर्फ इसलिए कि जूनियर यी चैन को अपने स्टूडियो में शामिल होने के लिए बुला सके, ताकि वे रोज एक दूसरे से मिल सके। लेकिन उसके फैसले ने उसे प्यार और नफरत दोनों महसूस कराई। अचानक उसे कुछ याद आया। तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकृत क्यों नहीं की? क्या इसलिए कि मैं बहुत बदसूरत हूँ? ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। वो पूछने ही वाली थी कि उसने मुझे रिक्वेस्ट कब भेजी थी। तभी मुझे याद आया कि कल वीचैट पर बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। लिंगुआ ने भी शायद तभी भेजी होगी, लेकिन मैं उन्हें इतनी तेजी से डिलीट कर रहा था कि ये देखने का समय ही नहीं मिला कि कौन कौन है। मुझे समझाना पड़ा, बहन मुझे बहुत अफसोस है, कल बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं उन्हें ध्यान से देख नहीं पाया। मेरी बात सुनकर लिंगुआ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पता चला कि येन ने उसे इसलिए स्वीकृत नहीं किया था क्योंकि वो उससे नफरत करता था। तो चलो एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ा। मैं तुम्हारे साथ म्यूजिक के बारे में और बात करना चाहता हूँ। मैंने मना नहीं किया। आखिरकार लिंगुआ एक असली स्टार थी और भविष्य में मुझे
मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती थी। फिर हम दोनों दोस्त बन गए। मेरे जाते समय लिंगुआ ने मुझे जाते हुए देखा, फिर सफलतापूर्वक जुड़ने का नोटिफिकेशन देखा। उसके चेहरे पर साफ खुशी दिख रही थी। सिस्टर लैन चलो, असिस्टेंट ने आह भरी। ओ माय गॉड, अब मैं समझी, तुम साफ तौर पर यहाँ अपने छोटे स्वीट हार्ट को खोजने आई थी, है ना? अपना राज खुलने पर लिंगुआ थोड़ी शर्मा गई, लेकिन अंदर से उसे सच में खुशी महसूस हो रही थी। एक और बात, प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलने के बाद मैंने अपनी घड़ी देखा कि अभी लंच का समय नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पहले डॉर्म वापस जाने का प्लान बनाया। रास्ते में मैंने उत्सुकता से लिंगुआ की फीड स्क्रॉल की। आखिरकार कौन नहीं जानना चाहेगा कि एक स्टार की जिंदगी कैसी होती है। मुझे हैरानी हुई कि पहली ही पोस्ट थी, आज छोटे भाई यी चैन से मिली, बहुत खुश हूँ। साथ में एक चमकती हुई खूबसूरत सेल्फी थी। मैंने नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। कुछ आम लड़कियों वाली भावनाओं के अलावा ज्यादातर फोटो अलग अलग कॉस्प्ले की थी। इससे मुझे एक क्लासमेट की बात याद आई कि लिंग यू एक हार्डकोर कॉस्प्लेयर थी। उससे शादी करना अनगिनत अलग अलग पत्नियों से शादी करने जैसा होगा। लेकिन अफसोस की बात बस ये थी कि उसने कभी भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से कोई कॉस्प्ले फोटो शेयर नहीं की थी। तभी लिंग यू ने एक मैसेज भेजा, जूनियर यी चैन, ये मेरा प्राइवेट वीचैट अकाउंट है, तुम अकेले ऐसे दोस्त हो जिसे मैंने जोड़ा है। ये शब्द भेजते ही लिंग यू को बहुत अफसोस हुआ। क्या ये कुछ ज्यादा ही सीधा था? ये तो प्यार का इजहार जैसा लग रहा था। उसे बस उम्मीद थी कि छोटा भाई यी चैन इससे डरकर भाग नहीं जाएगा। हालांकि उसकी चिंताएं साफ तौर पर बेकार थी, क्योंकि यी चैन जो सालों से सिंगल था, उन शब्दों का कोई गहरा मतलब नहीं समझ पाया। उसने बस यही सोचा कि वो उसे एक करीबी दोस्त मानती है। फिर मैंने जवाब दिया, अपनी सीनियर का दोस्त बनकर मैं सच में बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। फिर मुझे उसकी फीड पर देखी गई कॉस्प्ले फोटो याद आई। इससे पता चलता था कि वो सच में इसके लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसने उन्हें ऑनलाइन पोस्ट क्यों नहीं किया? क्या सिस्टर लिंग यू में कॉन्फिडेंस की कमी है? ये सोचकर मुझे लगा कि मुझे इस खूबसूरत सीनियर की थोड़ी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। इसलिए मैंने एक मैसेज लिखा और भेज दिया, सिस्टर, आपके फीड पर वे कॉस्प्ले फोटो सच में बहुत कमाल की है। ये पढ़ते ही लिंग यू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपने फीड पर उन फोटो के होने की बात कैसे भूल सकती थी? अगर कोई और लड़का ऐसा कहता तो वो पक्का उसे एक बिगड़ा हुआ या गंदी सोच वाला इंसान मानती, लेकिन चूंकि ये प्यारा और स्मार्ट छोटा भाई यी चैन था, इसलिए उसका दिल खुशी से भर गया। छोटे भाई यी चैन ने सच में उसकी कॉस्प्ले फोटो की तारीफ की थी। असल में लिंग यू ने फोटो ऑनलाइन इसलिए पोस्ट नहीं की थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गंदी सोच वाले लोग उसकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करें। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे घिन आने लगती थी। इसलिए उसने ये दूसरा अकाउंट बनाया था ताकि वो सजने संवरने के अपने शौक को पूरा कर सके, खासकर तब जब उसे पता चल गया था कि छोटे भाई यी चैन को ये देखना बहुत पसंद है। क्या इसका मतलब ये था कि अब वो बेझिझक अपनी कॉस्प्ले फोटो उसके साथ शेयर कर सकती थी? बेशक। सबसे जरूरी बात ये थी कि वो यी चैन के साथ उसका प्लान और भी कामयाब होता दिख रहा था। उसने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, क्या वे सच में इतनी खूबसूरत है? मेरे पास और भी बहुत सारी फोटो है, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? इतना साफ साफ इशारा करने वाला मैसेज भेजकर लिंग यू को लगा कि कहीं वो अपनी गरिमा तो नहीं खो रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसे पढ़ने के बाद मुझे बस यही लगा कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए मैंने खुद से कहा कि मुझे उसकी और तारीफ करनी चाहिए, शायद इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इसलिए मैंने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, प्लीज मुझे बहुत सारी फोटो भेजना मत भूलना, मुझे आप बहुत पसंद है सिस्टर लिंग यू। उन इशारों भरे और आसानी से गलत मतलब निकाले जा सकने वाले शब्दों को पढ़कर उसे खुशी भी हुई और शर्म भी। छोटा भाई यी चैन कितना शरारती है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। दोनों 10 मिनट से ज्यादा समय तक बातें करते रहे, जिस दौरान लिंग यू और यी चैन ने हर तरह की बातें की, यहाँ तक कि निजी मामलों पर भी चर्चा की। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं बातचीत में इतना खो गया था कि लंच का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब डॉर्म वापस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही मैं कैफेटेरिया में दाखिल हुआ, मैं उस उत्साही आंटी के स्टॉल पर गया जिनसे मैं पहले मिला था। उन्होंने मेरे लिए खाने से भरी एक प्लेट तैयार की। फिर मैंने खाना खाने के लिए एक शांत कोना ढूंढा। अचानक मेरे सामने एक छोटी सी लड़की आकर बैठ गई और उसके साथ हल्की सी प्यारी खुशबू भी आई। छोटा भाई यी चैन। मैं थोड़ा चौंक गया। क्या ये वही सीनियर नहीं थी जिसने कल मुझे स्नैक्स दिए थे? इसलिए मैंने भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। सिस्टर सुयाओ, आप भी यहाँ खाना खा रही
रही हैं। सू याओ खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराई। जैसा कि उम्मीद थी, छोटे भाई यी चेन को उसका नाम याद था, लेकिन फिर उसने मेरा ध्यान खींचने के लिए मेज पर हल्के से थपथपाया। तुम्हें मुझे सिस्टर याओ याओ कहना होगा। मुझे ऐसा कहलाना ज्यादा पसंद है। हाँ, सिस्टर याओ याओ। इस छोटी और आसान सी गुजारिश को मैं मना नहीं कर सका, खासकर इसलिए क्योंकि सीनियर्स ने कल मेरा बहुत ख्याल रखा था। उस प्यारे संबोधन को सुनकर सू याओ के चेहरे पर फिर से खुशी भरी मुस्कान आ गई। छोटे भाई यी चेन, तुमने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है? ओ, तुम उसकी बात कर रही हो? क्योंकि आज कोई मुझे एक एंटरटेनमेंट कंपनी में साइन करना चाहता था, इसलिए मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग से थोड़ी देर की छुट्टी मिली। क्या जूनियर, तुम तो कमाल के हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम बाद में एक बड़े स्टार बनोगे? मन ही मन उसने ये भी सोचा। जैसा कि उम्मीद थी, मेरा आदमी सच में सबसे अच्छा है। बेशक मुझे ये पता नहीं था कि सू याओ के छोटे से ख्याली दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम बढ़ा चढ़ाकर कह रही हो। मैंने तो उन्हें मना कर दिया था। ये सुनकर सू याओ को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत सुकून भी मिला, क्योंकि इस तरह वो हर दिन यी चेन को देख सकती थी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने रहस्यमय अंदाज में कहा, वैसे क्या तुम जानना चाहते हो कि कल रात तुम्हें लाइट बल्ब ठीक करने के लिए क्यों बुलाया गया था? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इससे मेरी उत्सुकता तुरंत बढ़ गई। सिस्टर याओ याओ, तुम्हें इसके बारे में भी पता चल गया है? तुम्हारी ये बहन स्कूल में मिस नो इट ऑल, सब कुछ जानने वाली के नाम से जानी जाती है। तुम्हें पता है, इसके पीछे छिपी सच्चाई तुम्हें जरूर हैरान कर देगी। ठीक उसी समय दोषी लिन वानियर और उसके साथी वहां आ पहुंचे और सबसे पहले उनकी नजर यी चेन और सू याओ पर पड़ी, जो साथ में लंच कर रहे थे। उस समय लिन वानियर के पास खड़ी एक लड़की चिंता से अपनी लीडर की ओर देख रही थी। कल हुए शानदार कन्फेशन सेरेमनी के बाद पूरे स्कूल में कौन नहीं जानता था कि यी चेन लिन वानियर का टारगेट है। सू याओ की ये हरकत साफ तौर पर लिन वानियर को सबके सामने चुनौती देने जैसा था, और हुआ भी वही। उस परेशान करने वाली सू याओ को देखते ही लिन वानियर की आंखों में आग लग गई। उसे इस बात से बहुत चिढ़ हो रही थी कि वो तुरंत वहां जाकर उस कमजोर और मामूली सी सू याओ को खरी खोटी नहीं सुना सकती थी। उसके दो वफादार साथियों ने उसे तुरंत रोक लिया। बॉस, शांत हो जाइए। अगर आप इस तरह वहां जाएंगी तो आइडल येन आपके बारे में क्या सोचेंगे? ये सुनकर लिन वानियर तुरंत शांत हो गई। उन्हें भले ही लोगों की बातों की परवाह ना हो, लेकिन अपने पसंदीदा आइडल के सामने अपनी इमेज बनाए रखना उनके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए लिन वानियर ने जल्दी ही खुद को संभाला और फिर से अपनी शानदार दबंग बड़ी बहन वाली पर्सनैलिटी अपना ली। तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे देखना होगा कि वो छोटी सू याओ क्या कर रही है। 5 मिनट बाद पूरी कहानी विस्तार से सुनने के बाद मुझे बस डर के मारे सिहरन हुई। पता चला कि एक लाइट बल्ब ठीक करने का मतलब था अपनी वर्जिनिटी खोने का रिस्क उठाना। औरतें सच में कितनी खतरनाक होती है। मिस्टर याओ याओ, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। अपने आइडल से सीधे धन्यवाद सुनकर सू याओ खिलखिलाकर मुस्कुराई, जिससे उसका प्यारा सा टेढ़ा मेढ़ा दांत दिखाई दिया। जूनियर यी चेन की मदद कर पाना ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये सुनकर मैंने धीरे से सिर हिलाया, उस सीनियर के छोटे से शरीर और सपाट छाती को देखा और फिर अपनी खाने से भरी प्लेट पर नजर डाली। फिर मैंने चॉपस्टिक से एक स्वीट एंड सॉर रिब उठाई और उसकी प्लेट में रख दी। सिस्टर याओ याओ, थोड़ा और मीट खाओ, तुम बहुत छोटी सी हो, तुम्हें जल्दी बढ़ने के लिए खाना चाहिए। सू याओ अपनी प्लेट में रखी रिब को घूरने लगी। उसका मन रोने का कर रहा था। इस रिब से कोई शारीरिक दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन इमोशनल चोट बहुत गहरी थी, क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि जिसे वो पसंद करती है वही उसे छोटी कहे। लेकिन तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। यह रिब खुद आइडल ने अपनी चॉपस्टिक से वहां रखी थी। पक्का उस पर उनका थोड़ा बहुत स्वाद रह गया होगा। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि उन दोनों का इनडायरेक्ट किस हो गया? यह सोचकर सू याओ लगभग खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी सारी शिकायतें एक पल में गायब हो गईं। तो क्या हुआ अगर उसकी छाती सपाट है? उसके आइडल ने तो खुद उसे खाना दिया था, उस लड़की की तरह नहीं जो अपनी बड़ी छाती के साथ प्यार का इजहार करने जाती है और फिर उस मेल गॉड से सीधे रिजेक्ट हो जाती है। जब सू याओ अपने मीठे ख्यालों में खोई हुई थी, तब पास ही छिपकर बातें सुन रही लिन वानियर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। 10 मिनट बाद अपने सामने पूरी तरह खाली खाने की ट्रे देखकर मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। नई मिस सू याओ, मैंने खाना खत्म कर लिया, चलो फिर कभी बात करेंगे। जूनियर ई चैन, जरा रुको, देखो हम कुछ दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, क्यों ना हम एक दूसरे को फ्रेंड बना ले। मैं एक पल के लिए हैरान रह गई। आज इतनी सारी लड़कियां मुझे फ्रेंड क्यों बनाना चाहती है, लेकिन मैंने मना नहीं किया। मेरे जाने के बाद सू याओ के चेहरे की
की मुस्कान छिप नहीं पाई। बहुत बढ़िया, पहला लक्ष्य पूरा हो गया। अब बस प्लान के मुताबिक आगे बढ़ना है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेल गॉड मुझ पर जरा भी फिदा नहीं होगा। सू याओ अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके पीछे से गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। आवाज सुनते ही सू याओ मुड़ी और उसने लिन वानर का गुस्से से भरा चेहरा देखा। उसने तुरंत जीत के अंदाज में कहा, हे मैंने मेल गॉड से चैट कर ली है। कोई तो अभी जलन से जल रहा होगा। काश उसने कुछ ना कहा होता। जैसे ही उसने बात खत्म की, लिन वानर भड़क उठी और सीधे 3 तीखे सवाल दाग दिए। मैं फ्लैट चेस्टेड एयरपोर्ट से क्यों जलूंगी? पहले मेरी चुगली करने में मजा आया होगा। क्या वह स्वीट एंड सॉर पोर्क स्वादिष्ट था? ये शब्द खत्म होते ही लिन वानर के फॉलोअर्स तुरंत आगे बढ़े और सू याओ को घेर लिया।